वीकली एक्सपायरी का आखिरी 1.5 घंटा रहेगा पूरा एक्शन भरा। बाजार सीमित दायरे में भले ही हो, लेकिन 1.5 घंटे में क्लोजिंग होगी बेहद अहमियत वाली, और साथ ही करेंगे कल की तैयारी भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि थोड़े उतार चढ़ाव वाले सेशन में वीकली एक्सपायरी से जस्ट पहले बाजार पर क्या रणनीति बनानी है और बाजार का फोकस अब किस तरफ रहेगा। तो बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है दीप। आमतौर पर आप उम्मीद करते हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी होगी, ये भी ऐसा नहीं कि नहीं है। लाल और हरे निशान के बीच झूलते हुए बाजार, लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी या बहुत बड़ी मजबूती होती नहीं दिख रही है। रेंज छोटी है, उतार चढ़ाव जरूर है। ये हाल है निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज मन बनाया कि कमजोर रहेंगे और रेंज सुबह से कमजोर। 38,500 के आसपास वक्त बिताता हुआ बैंक निफ्टी। जो तेजी है वो फार्मा और मेटल शेयरों से आती हुई दिख रही, जो 1-2 दिनों में पिछड़े हुए थे। आज मेटल शेयर तेजी से चमकते हुए दिख रहे हैं। दोनों इंडेक्स 2-2.5% ऊपर है। जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जैसे कि बैंक्स, जैसे कि रियल एस्टेट, आज यहीं पर प्रेशर है। जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आए अमेरिका में और हमारे यहाँ, उसके चलते हुए बिकवाली रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में ज़्यादा है। इवन रियल एस्टेट और ऑटो, ये भी आप जानते हैं कि इन्हें रेट सेंसिटिव ही माना जाता है। तो रेट सेंसिटिव सारे के सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ब्याज दरों से सीधे प्रभावित होने वाले, यहीं पर प्रेशर है। डाउ फ्यूचर्स कुछ भी करने के मूड में नहीं है, पूरा 0.00% यानी कि 3 पॉइंट ऊपर है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना सुस्ती वाला कारोबार वहां पर है आपके लिए। यूरोप 1/4% कमजोर है, हल्का फुल्का। जी बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट्स कुछ करने के मूड में नहीं है सर। हमारे मार्केट्स भी वैसे ही दिख रहे हैं। आने वाला 1.5 घंटा भी ऐसे ही रहने वाला है सीमित दायरे में, या फिर थोड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आज बाजार में अच्छा रोटेशन हो रहा है, कुछ सेक्टर्स कमबैक कर रहे हैं और वहीं कुछ लीडिंग सेक्टर्स में आज दबाव है। देव, हमें तो सिंपल सी बात है, जो कल परसों हम जो बात कर रहे थे वही आज एक बार फिर से कहूँगा कि फिल्म वही सुपरहिट होती है जहाँ स्क्रिप्ट के मुताबिक पूरी फिल्म बने और सारे एक्टर्स उस हिसाब से काम करें। तो ये जो मूवी है बाजार, इसके जो लीडिंग एक्टर है निफ्टी, बैंक निफ्टी, एकदम परफेक्ट अपने लेवल के हिसाब से स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 18,200 का पहला सपोर्ट था, 18,175, 18,225 की रेंज एग्जैक्टली उसी को रेस्पेक्ट किया। नीचे 18,163 बनाया है लो, ऊपर में वही 18,275 के आसपास 265 का लेवल था, वहीं से घुमा है। तो पूरी तरह से निफ्टी आपको बार बार लगातार मौके दे रहा है सपोर्ट जोन पर खरीदारी करने के, और ऊपरी लेवल पर जहां रुकावट है वहां प्रॉफिट बुकिंग करने के। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, 38,350, 38,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। दीप, आपको याद भी होगा आज हम लोग सुबह यही बात कर रहे थे कि आज एक ही स्ट्रेटेजी दी है। आज एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, आज वैसा मार्केट ही नहीं है। आप बताओ मुझे, एग्रेसिव ट्रेड करके क्या कर लोगे? कहीं कोई ऐसा है ही नहीं कि जहां एग्रेसिव ट्रेडर्स बड़े मुंह के लिए कोई ट्रेड करे। इसलिए अगर आपने रेंज में खरीदा है 38,350, 38,500 की रेंज में, तो आप सेफ भी हैं रिस्क के लिहाज से, और पैसा बनने के चांस भी है। ऊपर में आपके लिए 38,700, 800 जो रुकावट की रेंज है, उसे पार करने में मुश्किल भी हुई है। 38,700 के आसपास ही जाकर रुके हैं। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है दीप, न कोई बड़ी तेजी ना कोई बड़ी मंदी। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि कोई ग्लोबल मार्केट से भी बड़ी तेजी मंदी के संकेत नहीं आ रहे हैं। 4 दिन आपने अच्छी तेजी बना ली है, तो थोड़े डेटा भी आपके बैलेंस्ड है। तो बस थोड़ी देर में 2:30 बजे मैं डेटा पर पूरा विश्लेषण करूंगा आपको और बताऊंगा, लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। बाजार रेंज बाउंड है, उम्मीद करें कि रेंज को होल्ड करने की कोशिश आखिरी 1.5 घंटे में भी रहेगी। जी एब्सोल्युटली सर, तो रेंज बाउंड बाजार है, लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखते हैं अब इस बाजार में आप क्या कर सकते हैं। आइए आपको बता दें आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल और वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज नतीजों में एफ&ओ स्पेस से माइंडट्री के नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से 4 स्टॉक्स टाटा मेटालिक्स, एबी मनी, सीएससी और प्लास्टिबिन्स इंडिया के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। आरपीएसजी वेंचर्स पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर नजर बनी रहेगी। साथ ही मदरसन सुमी, यहाँ पर एफ&ओ में जैन, फेब और मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर होंगे और 14 जनवरी यानी कि कल से नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। पीएम मोदी आज 4:30 बजे जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं
उनके साथ कोविड-19 पर जो है आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। 14 जनवरी कल आप देखिए निफ्टी से HCL टेक अपने नंबर्स घोषित करता हुआ नजर आएगा। साथ ही रेट गेन और श्रीराम प्रॉपर्टीज जो नए IPO आए थे, इनके एंकर लॉक इन खत्म होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हाल ही में काफी फोकस में रहा था खबरों के चलते। यहाँ पर मर्जर, अधिग्रहण या बायबैक पर चर्चा संभव है, तो इसको लेकर बोर्ड बैठक होगी। और मदरसन सुमी के जो घरेलू वायरिंग कारोबार के डिमर्जर है, उसकी एक्स डेट कल है। दिसंबर के WPI आंकड़े भी कल ही आते हुए नजर आएंगे। और 15 जनवरी यानी कि शनिवार को निफ्टी से HDFC बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। तो बैंकों में सबसे पहला जो नंबर है वो HDFC बैंक का आता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली। तो आईटी के साथ अब बैंक अर्निंग्स पर भी हमारा है फोकस। नजर रखिए कुछ नतीजे और कुछ अहम इवेंट्स बाजार के लिए। पर आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स डालते हैं इन पर नजर वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले यहाँ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है, जहाँ पे Q3 में एडवांसेस जो है उसमें करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिट्स में करीब 1% के आसपास की गिरावट देखी गई है। कासा रेशियो जो है 50.8 के आसपास है। CAC नतीजे आ गए हैं। कुछ आय जो है कंसोलिडेटेड 2784 से बढ़कर 2826 पे आई है। मुनाफा 338 करोड़ से बढ़ के 340 करोड़ पे आया। 4.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी इस कंपनी ने किया है। रामकृष्ण फोर्जिंग नॉर्थ अमेरिका से 58 करोड़ का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। TVS मोटर्स कंपनी ने स्विगी के साथ करार किया है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए करार जो है इस कंपनी ने किया है। फूड डिलीवरी के लिए EV का इस्तेमाल जो है वो होगा। एस्ट्राजेनेका कैंसर के लिए स्कॉर्पियन थेराप्यूटिक्स के साथ जो है इस कंपनी ने करार किया है। करीब $7.5 करोड़ के आसपास का अधिग्रहण जो है उसका भुगतान जो है वो ये कंपनी करेगी। जो दूसरी कंपनी है उसको। यूनाइटेड ड्रिलिंग Q3 में आशीष कचोलिया जी ने स्टेक बढ़ाया है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि करीब 4 लाख शेयर्स के आसपास है, 1.97 लाख के आसपास, लेकिन जो अब शेयर होल्डिंग आई है उसके हिसाब से करीब 2.58 लाख के आसपास, 2.5% के आसपास की होल्डिंग जो है आशीष कचोलिया जी की इन स्टॉक पे है। डॉक्टर लाल LIC ने यहाँ पे हिस्सा खरीदा है 1.12% और मदरसन सुमी में करीब 15.8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है सारी खबरें जिन पर आज है पूरा का पूरा एक्शन। ये TVS वाले क्या मतलब बाइक देंगे उनको, स्विगी वालों को? यस, हाँ अनिल जी, करार तो यही है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी सॉल्यूशन बेसिकली मतलब बाइक देंगे उनको। और बदले में खाना? इसमें भी देखा होगा डोमिनोज खाना थोड़ी देंगे अनिल जी, खाना तो स्विगी वाला पहुंचाएगा। हाँ, तो स्विगी से ही तो होगी वो बदले में पैसे मिलेंगे या खाना, मतलब बार्टर सिस्टम में है या मतलब वाकई में पैसे वाला? नहीं अनिल जी, बार्टर सिस्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ, पैसे वाला ही है ये। ओके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि कहीं तो TVS भी इसका मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा, राइट? राइट अनिल जी, राइट। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग एक्शन आता हुआ, ढेर सारी खबरें। आइए बढ़ते आगे। तैयार है पहला बिगुल क्लोजिंग शो का हिमांशु गुप्ता साहब के लिए। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, खरीदारी का स्टॉक है और खरीदना है पॉलीकैब को। यहाँ पर अनिल जी सुबह से ही एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है और पिछले कुछ दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन से ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि जहां पर ये स्टॉक पोजीशन है अनिल जी, आज 2540 2550 के ऊपर ये स्टॉक अगर क्लोज होता है तो यहाँ पर ना केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा। BTST करने की सलाह है। पॉलीकैब में करंट लेवल 2560-65 की जोन के नीचे 2538 रुपए का स्टॉप लॉस, 2615 रुपए का पहला टारगेट, 2660 रुपए का दूसरा टारगेट, जो कि मुझे लगता है कि आज या मैक्सिमम कल तक आते हुए नजर आ सकता है। तो पॉलीकैब में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो पहला बिगुल क्लोजिंग शो का पॉलीकैब, इस पर करके चलें खरीदारी। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट को लगभग 1.5 से 2 रुपए नीचे दिया है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। अभी 244-4450 है। मेरा 265 तक का पोजिशनल टारगेट है, 2 से 3 दिन में भी 4 दिन, और आज और कल का टारगेट 254-255। यहाँ से भी मुझे 8 से 10 रुपए की मुंह दिखाई देती है। आपका स्टॉप लॉस 241 का होना चाहिए।
ओके, तो टाटा पावर ये भी है मोमेंटम में खरीदारी करके चलनी है, इस पर आपको नजर रखनी है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रिसेंटली इस काउंटर फिर से आया है और थोड़े टाइम पहले पिछले साल क्लोजिंग में अनिल जी ने आपको कहा भी था कि ये खरीद कर जाइए, नए साल के लिए बढ़िया काउंटर बन सकता है। तो टाटा पावर 228 के लेवल्स पर आई थिंक अनिल जी की रिकमेंडेशन आई थी, वहां से तो देखिए बढ़िया मूव ऑलरेडी आ चुकी है, पर जैसा वागले साहब कह रहे हैं और एक बड़ी मूव के लिए ये काउंटर तैयार हो रहा है। अच्छी मूव आ रही है आज एनएमडीसी में, मेटल्स में अच्छा बाउंस बैक और कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं। सुमित जी जरा एनएमडीसी के चार्ट पर राय डालें, आज 3% ऊपर। एक अच्छा मोमेंटम है एनएमडीसी के अंदर। मुझे लग रहा है एनएमडीसी यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा। 150 रुपए से लेके 152 रुपए तक के मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से एनएमडीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, आने वाले दिनों के अंदर मेटल सेक्टर और एनएमडीसी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। 150 से 52 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे एनएमडीसी के अंदर। ओके, तो एनएमडीसी पर रखनी है आपको नजर रखनी है एक आउटलायर पर, क्योंकि बाकी बैंक स्टॉक्स में देखेंगे तो आज आपको सुस्ती दिखेगी, बट बंधन बैंक में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। 295 के लेवल्स बंधन बैंक पर आते हुए दिख रहे हैं, बाकी बैंक्स के मुकाबले में ये अपनी ही चाल पर चल रहा है। हिमांशु जी जरा बंधन बैंक के चार्ट पर राय दें, यहां से और मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं? गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक ने आज एक काफी समय का जो एक पेंडिंग रेजिस्टेंस जोन था 288-290 रुपए का, उसके ऊपर निकला है और उसके ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ पर जो मोमेंटम है वो बढ़ता हुआ नजर आया। तो शॉर्ट टर्म में साइकोलॉजिकल 300-302 रुपए तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 285-288 के ऊपर जब ये स्टॉक निकल चुका है तो यहाँ पर ये स्टॉक टेक्निकली एक री रेटिंग आगे चल के दिखाने का पोटेंशियल रखता है और नियर टर्म में 320 रुपए तक के टारगेट इस स्टॉक में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 320 के लेवल्स आ सकते हैं। 240-250 के पास अनिल जी ने कहा था कि अब इसमें खोने की कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है। अब यहां से आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख सकती है और देखिए तब से बंधन बैंक अब आज ऑलमोस्ट 300 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, तो अच्छी मूव और डेज हाई पर है बंधन बैंक। आइए देखते हैं राकेश जी कुणाल जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है बिल्कुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारे रडार का स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। जिस तरीके का यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक अच्छा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, स्टॉक में एक मेजर रिकवरी नीचे के लेवल से आज हमने आती हुई देखी। अगर आज आप इंट्राडे लो देखें तो ये स्टॉक 500 के भी नीचे फिसला, लेकिन एक बहुत शार्प रिकवरी आते हुए इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आई और 505 रुपए के आसपास जो रेजिस्टेंस थी उसको बड़ी आसानी से स्टॉक ने पार किया है। तो टाटा मोटर्स पर हमारी खरीदारी की राय है, यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 505 रुपए पर। 505 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 525 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 535 रुपए का। 535 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स से खरीदारी की राय है। और साथ में दीपांशु, एक चूक हो गई थी सवेरे, तो आप कहें तो मैं भूल सुधार कर दूं। बिल्कुल सर, बताएं कुणाल जी कौन सी चूक हो गई थी? भाई चूक ये थी दीपांशु कि ना आपको ना किसी को लोहड़ी की शुभकामनाएं हमने नहीं भेजी दिल्ली से, तो सभी लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं मेरी और राकेश जी की ओर से। और अनिल जी से एक सवाल है कि अनिल जी ने अभी अभी बताया कि भाई फिल्म वही हिट होती है जो बिल्कुल स्क्रिप्ट के अनुसार बनती है और स्क्रिप्ट के अनुसार चलती है। तो अनिल जी, आपको फिर इस स्क्रिप्ट का अनिल जी प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक मान लिया जाए या आप सुपरस्टार हैं? मैं दर्शक हूँ खाली, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बताइए कि लोहड़ी पे ऐसे खाली ऐसे शुभकामनाएं दी जाती है या कुछ और साथ में खाने पीने का कुछ भेजा जाता है? अनिल जी, गजक रेवड़ी होती है। अरे वाह, गजक तो फिर हम डेफिनेटली है। बंदोबस्त नहीं, गजक बिल्कुल है। गजक तो अभी मैं जयपुर की जब से यात्रा करके आया हूँ, तो मतलब गजक का स्टॉक इतना जमा हो गया है। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, जयपुर आप जाओ तो हर आदमी आपको जो मिल जाता है वो गजक का डब्बा ही लेके आता है। पता नहीं जैन साहब ने क्या ट्रेंड बना रखा है, ऐसा लगता है कभी तो यहाँ का फ्रेंचाइजी खोल दे नारायण जी की। जैन साहब मतलब सब लोग गजक ही देते हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल,
मौसम ऐसा था ना अनिल जी, इस बार तो ठंड भी जबरदस्त थी। आप तो 2 बार इस बार लकीली जयपुर लकी है कि आपने 2 बार आके जयपुर को और पिंक कर दिया था, दिसंबर की 6 तारीख और दिसंबर की 18 तारीख। और वाकई में मतलब राकेश जी, कुणाल जी, जो गजक रेवड़ी का पूरा शोरूम बन गया था अनिल जी के बक्से में। एक अलग से बक्सा और देनी पड़ी कि भाई ये गजक रेवड़ी है। अरे पूछो मतलब इतने, लेकिन वाकई में सर्दी के वक्त खाने का मजा ही बहुत अलग है। तो बिल्कुल वो सबको ऐसे नहीं मिलता अनिल जी, वो आप थे इसीलिए सब आपके लिए लेके आए। आपका प्यार है अनिल जी। अनिल जी थैंक यू। यस कुणाल जी, बिल्कुल आपकी तरफ से गजक मंजूर है, वो जो आई हुई है वो खा ली जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और आपको भी, हमारे सारे दर्शकों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मुझे ऐसा रह गया था कि इसकी भी शुभकामनाएं 14 तारीख को एक साथ संक्रांत के साथ ही दी जाती, फिर मेरे को बिल्कुल ख्याल आया, आपने याद दिलाया। 13 तारीख को लोहड़ी और 14 तारीख को संक्रांत, राइट? बिल्कुल अनिल जी। और हम तो अनिल जी, आप कहें तो थोड़ी और ले आए आपके लिए गजक और रेवड़ी। बस आप आ जाएं, बाकी फिर तो जो जो आपसे वसूल करना हम कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए बढ़ते आगे। और बाजार है इस वक्त मजबूत निफ्टी पर, मजबूत तो क्या है, लेकिन हाँ मतलब बैंक निफ्टी के साथ देखेंगे तो मजबूत नजर आएगा। जहाँ 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, वहाँ निफ्टी हरे निशान में भी है, तो अपने आप में एक अचीवमेंट ही है इसके लिए। मेटल शेयरों में बढ़िया आपको रफ्तार देखने को मिल रही है। आइए नतीजों पर करते हैं फोकस। आज 3:30 बजे बाद एक है कंपनी जो देगी आज रिजल्ट्स, और वो है माइंडट्री। 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के बाद माइंडट्री के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, आइए जान लेते हैं। अनुमान कुशल है तैयार। कुशल बताइए। अनिल जी, स्टेबल से पॉजिटिव रहने का अनुमान है माइंडट्री के नंबर्स का, जिसमें डॉलर आय 4.6% बढ़कर 36.4 करोड़ पर रह सकती है। और इसमें आप देखिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 5.1% का हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 500 करोड़ पर। और कंपनी की मार्जिन्स भी अन्य आईटी कंपनियों के मुकाबले या तो स्टेबल रहेगी या फिर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। 18.1% पिछली तिमाही में था और इस बारी 18.3% हम अनुमान करके चल रहे हैं कि कंपनी मार्जिन्स अपनी रिपोर्ट कर सकती है। मुनाफे के लिहाज से लगभग 3% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है 410 करोड़ पर। और डेफिनेटली कंपनी के आगे के लिए क्या इनकी डील पाइपलाइन है और साथ ही जो मार्जिन्स पर आगे कमेंट्री क्या आती है, ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है। और कंपनी की जो वर्टिकल्स हैं जिसमें हाईटेक, रिटेल और ट्रैवल वर्टिकल्स शामिल हैं, वहां पर ग्रोथ तो अच्छी अभी आई है, पर आगे के लिए क्या आउटलुक इन सभी वर्टिकल्स में है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से हो सकता है कि जो ट्रैवल वर्टिकल है वो थोड़ा सा इंपैक्टेड होता हुआ नजर आए। ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा ट्रैवल वर्टिकल पर आपको इंपैक्ट दिख सकता है, बट माइंडट्री पर रखिए नजर। थोड़ा मोमेंटम में भी है। आज सुबह सेठी साहब की पिक ऑफ द डे भी था और आई थिंक सेठी साहब के जो सुबह के टारगेट्स है वो अचीव भी होते हुए दिखे। एक बार जरा माइंडट्री पर वागले साहब से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। वागले साहब क्या कहेंगे माइंडट्री के चार्ट्स पर? सर दीपांशु, अच्छा पैटर्न है, लेकिन ये थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, तो मैं पोजिशनल व्यू देना प्रीफर करूंगा। आज के आज इतने टारगेट्स आएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर ले थोड़ा सा नीचे आता है, नियरिंग 4710 और ऐड करें, 4650 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट मतलब एक 3 से 4 दिन, मुझे लगता है ये 4900 तक जाना चाहिए। एक हफ्ते 2 हफ्ते में ये 5000 के आसपास जा सकता है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, लेकिन इसमें इंट्राडे प्ले ना किया जाए। थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है और हाई मोमेंटम स्टॉक है। माइंडट्री पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आज रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट के बाद के एक्शन पर आपको करना है पूरा का पूरा फोकस। आइए फोकस करते हैं आगे एक बड़ी खबर पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है, और वो है बीपीसीएल को लेकर। बीपीसीएल को खरीदने में वेदांता का इंटरेस्ट ये आता हुआ दिख रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिख रही है और खबर ये है कि वेदांता इंटरेस्टेड हो सकता है बीपीसीएल को खरीदने में, और खरीदने के लिए वो $1200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। $1200 करोड़। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर इसे सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो बीपीसीएल का दाम करीबन 415 रुपये के आसपास निकल कर आता है, ऐसा हमारी रिसर्च टीम बता रही है। अब अगर टोटल प्योर अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है $1200 करोड़ का, और अगर प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना होकर अगर ये इक्विटी कम डेट है तो फिर अलग बात है। तो ये बीपीसीएल के लिए और वेदांता के लिए एक बड़ी खबर। बीपीसीएल का स्टॉक भी दिखाएं वेदांता के साथ, क्योंकि बीपीसीएल को खरीदने की योजना है, तो ये एक और आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। वागले साहब एक बार जरा बीपीसीएल के चार्ट्स पर डालिए नजर।
अनिल जी, ये न्यूज जैसे ही आई है एक स्पाइक आया है, लेकिन आपको ये नीचे मिलेगा। अभी 396 97 का भाव है। मुझे लगता है 93 94 में 89 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली पोजिशनली ये 403 के पार निकलेगा, कभी भी निकलेगा, आज कल परसों जब भी ये सीधे 430 तक वन वे जा सकता है। तो मैं 403 के ऊपर लेना ज्यादा प्रीफर करूंगा, तभी आपका 396 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 430 बीपीसीएल 430 तो बहुत दूर है। 400 नहीं 403 के ऊपर निकलेगा। 403, हाँ मैं सोचा 430 तक तो पूरा हिंदुस्तान बेच जाएगा वापस। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल में खरीदारी करने की राय आपके लिए। अगर 403 के ऊपर निकले तो स्टॉक हो जाएगा मजबूत। ये है आपके लिए पूरा एक्शन। वेदांता, ये एक और स्टॉक है वेदांता, इस खबर के दम पर देखिए बीपीसीएल के लिए वैसे देखिए कोई ये प्राइस तो मुझे कम ही लग रही है जो भी है। और जो आपने कहा कि देखिए इसमें डेट और इक्विटी कितना होगा, क्या परसेंटेजेस होंगे, बट बाकी ये जो फिगर आ रहा है उसके सामने मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स में एक्शन इसीलिए कि दोनों स्टॉक से ये लगने लग गया कि वेदांता ने अपनी इच्छा जाहिर की और बीपीसीएल में कहीं ना कहीं जो एक बहुत दिनों से जो धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था वहां पे कोई एक्शन आया। तो मुझे लगता है कि बीपीसीएल को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और वेदांता के लिए भी ये धीरे धीरे देखिए वेदांता भी ऐसे लेवल्स पे है, दोनों के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव न्यूज है, बट आई विल गो फॉर बीपीसीएल ओनली। बाकी मुझे लगता है कि इन प्राइसेस पे सौदा होगा नहीं और भी बड़े फिगर्स आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है। तो कुछ और बड़े फिगर्स आने की तैयारी इस वक्त हो सकती है, उस पर करना है फोकस। तो वेदांता और बीपीसीएल को लेकर ये बड़ी खबर। तो एटलीस्ट चलिए कुछ अच्छे नाम आते हुए दिख रहे हैं सामने, इसको दौड़ लगाने के लिहाज से ये है आपके लिए बिल्कुल इस वक्त की खबर। आइए बढ़ आगे। अभी तो टाइम है शेट्टी साहब से मुलाकात करने का, टाइम अभी एक और है कि हम भी आपके लिए 2:30 बजे की स्टूडियो। आज मेरे डेटा पहले ही तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए बॉस कौन है? सर बताऊंगा, पहले सारे आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। नतीजे तो सबके आगे आईटी सेक्टर में, एक बार सबके पैरामीटर्स देख लेते हैं, फिर लिंक के अंत में आपको साफ हो जाएगा कि एक्चुअल में बॉस है कौन। तो सबसे पहले जो है, मैंने आईटी का थोड़ी पूछा सर बॉस तो आप ही हो। नहीं मैंने अपना थोड़ी पूछा। हमारे जितने पैनल पे एक्सपर्ट हैं उनका बॉस कौन है, उनमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनमें से आपको क्या लगता है कौन बॉस है? सर आशु मदान। कंट्रोवर्शियल हो गया थोड़ा। देखो वोटिंग मत करवाना नहीं तो है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट जरा इन्हीं से पूछ देते हमारे सारे कहाँ हैं एक्सपर्ट। देखो एक चीज समझिए, या तो आशु और आशीष नाम राशि मिलती जुलती है, या फिर आशु जी का खौफ इतना हमारे मतलब रिसर्च एनालिस्ट तक फैला हुआ है। कुणाल जी क्या सच है इसमें? देखिए अनिल जी बहुत मुश्किल है ये कहना, इस पर कोई भी टिप्पणी करना अनिल जी। तो अनिल जी जिस खौफ के शिकार आशीष है, बिल्कुल उसी खौफ का शिकार मैं स्वयं हूँ। चलिए बढ़िया है, लेकिन थोड़े दिन जो आपको रिलीफ है वो इसलिए है कि आशु जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आशु जी को भी कोविड हो गया, बहुत जल्दी आशु जी स्वस्थ होकर आपके सामने आएंगे। हम सब लोग उनको मिस कर रहे हैं। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी बहुत फर्क है। देखिए आशीष तो अनिल जी बैचलर हैं, उनके बॉस तो अनिल जी उनको मालूम है। कुणाल जी भूल गए हैं, कुणाल जी के बॉस तो घर पे बैठे हुए अनिल जी। चलिए वैसे ये घर के बाहर वाले बॉस की बात हुई थी, घर के बॉस तो सबको पता है। तो चलिए आशीष बताइए आईटी शेयरों का बॉस कौन है? बिल्कुल सर बता देता हूँ। तीनों कंपनीज के जो है दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए, वो सारे पैरामीटर्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, इनमें किसके नतीजे कैसे आते हैं एक लाइन में आपको बताता हूं। विप्रो के अगर आप देखें तो अनुमानिक नतीजे देखने को मिले। टीसीएस आय का जो आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया वो हमारे अनुमान के मुताबिक था, लेकिन मार्जिन थोड़े से निराशाजनक देखने को मिले। वह इन्फोसिस अगर आप देखें तो नतीजे जो है काफी मजबूत देखने को मिले, और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि अनुमान से काफी बेहतर। लेकिन एक एक करके जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है जिसके चलते आप आईटी कंपनीज को डिकोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिहाज से 3.3% पर रहा विप्रो, 4.3% क्लॉक किया टीसीएस ने, लेकिन यहां पर जो है इन्फोसिस ने बाजी मारी, 7.7% की जो है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो दर्ज की।
डॉलर आय ग्रोथ अगर आप देखें तो थोड़ी जो है निराशाजनक देखने को मिली। विप्रो की तरफ से 2.3%, टीसीएस 3% और इन्फोसिस 6.3%। यहां पर भी अगर आप देखें तो इन्फोसिस जो है वो बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। मार्जिन के बल पर अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मार्जिन है वो कंपेयर करके देखते हैं तो विप्रो के मार्जिन है वो 17.8% से घटकर 17.6% हुए। टीसीएस के मार्जिन अगर आप देखें तो 25.6% से घटकर 25% और इन्फोसिस के जो मार्जिन है इनमें बहुत ही मामूली, इनफैक्ट आप इसे स्टेबल भी कह सकते हैं, 23.6 से घटकर 23.5। अट्रिशन जो कि पूरे आईटी सेक्टर के लिए बड़ी समस्या हो गई है, हमने थोड़े दिन पहले आपको यह भी बताया था कि किस प्रकार से अट्रिशन ज्यादा देखा जा रहा है। यहां पर भी अगर आप देखें तो विप्रो का जो अट्रिशन है वो बढ़ा हुआ नजर आया। टीसीएस सेक्टर में सबसे बेहतरीन 15.3% अट्रिशन रिपोर्ट किया। इन्फोसिस का अगर आप देखें तो काफी ज्यादा था, इनफैक्ट सबसे ज्यादा 20.1% से बढ़कर 25.5%। और गाइडेंस के मामले में अगर आप देखें तो विप्रो ने जो है काफी निराशाजनक गाइडेंस बताई, 2 से लेके 4% की। टीसीएस की तरफ से कोई गाइडेंस आई नहीं और इन्फोसिस अगर आप देखें तो यहां पर दमदार गाइडेंस आई है, 19.5 से 20% की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो दी। यानी अनिल जी हर पैरामीटर पर अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर का फिलहाल बॉस जो है वो इन्फोसिस है। तो ये एक बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस जो नतीजे और जो गाइडेंस है उसके हिसाब से इन्फोसिस नंबर 1 पे आता दिख रहा है। जैन साहब आपके तो खैर ये ऊपर वाले टॉप 5, 7, 8, 10 स्टॉक काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती बोला जाए कि आपको एक लेना ही पड़ेगा, ये सारे नीचे वाले छोड़कर, वो कौन सा सिग्निटी, साइबरटेक, जेनसार, इन्फोबीन, ओहो 365 दिन साल में, हाँ 365 दिन आता है ना आपका तो जेम्स, तो मैं तो सारे याद भी नहीं रख पाऊंगा। बताएं अगर ऊपर वाले में निफ्टी में से कुछ एक लेना तो क्या लेंगे? नहीं देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप तो देखिए हमेशा फ्लेवर में रहेंगे। आपने 5 तो बोल दिए, मैं तो वही समझता हूँ कि आपकी याददाश्त बहुत तगड़ी है। आपने 5 तो बोल दिए, सैक्सॉफ्ट, एफएसएल और बहुत सारी है, डी-लिंक है, वो सब जेंटेक है, न्यूजेन टेक्नोलॉजीज है, तो ये सारे लाइन से एक दिए गए हैं। बट एनीवेज ये तीनों स्टॉक्स को कल बहुत एनालाइज कर रहे थे, कल रिजल्ट्स थे, बाईबैक भी है। तो देखिए बॉस समहाउ देखिए मुझे हमेशा लगता है कि टीसीएस बॉस रहेगा, मगर इस बार जो गाइडेंस और ये जो पिछले 2-3 क्वार्टर से जो माहौल बदला है इन्फोसिस में, वो गजब का माहौल बदला है। तो इन्फोसिस ने गाइडेंस और कल जो नंबर्स दिए वो गजब के थे। विप्रो ने भी बीच में 1-2 क्वार्टर्स बहुत बेहतरीन किया, मैनेजमेंट चेंजेस की वजह से वहां पे भी माहौल देखने को मिला। बाकी बढ़िया ये लगता है कि ये तीनों कंपनियां, और कई बार मैं सरप्राइज रहता हूं कि गजब का इनका वो रहता है, जैसे कि ये लोग डील्स विन करते हैं या जिस तरीके से ग्रोथ और इतना कैश जनरेट करना, लिटरली मशीन बने हुए हैं, कैश जनरेटिंग मशीन्स। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही स्टॉक जिन्होंने ले रखा है पोर्टफोलियो में वो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बाकी टीसीएस के ऊपर मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ उनको उस अकाउंट को एकदम फ्रीज कर दे, वो तो रहने दीजिए। बायबैक में भी टेंडर मत कीजिए। बाकी जो दूसरे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स है उनमें बिल्कुल खरीद के बायबैक में टेंडर कीजिए। मुझे याद है 2018 में ये 1500 रुपए का भाव था, जिनका बायबैक में गया उसको तो पैसा बना ही, 2 लाख में 20-20, 25-25 हजार बने थे, और उसके बाद जो रह गए वो 3 गुना हो गए। तो इस तरीके का माहौल है इन स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एनकैश करना चाहिए टीसीएस की बायबैक अपॉर्चुनिटी को। और इन्फोसिस समहाउ मुझे लगता है परफॉर्मेंस वाइज अब बहुत अच्छा होने लग गया बीच में, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस का वैल्यूएशन गैप भी बहुत बढ़ गया था। बट नाउ इन्फोसिस समहाउ वापस से जो अपना एक ग्लोरी है वो रीगेन कर रहा है। तो इन्फोसिस वापस मोमेंटम में आ रहा है, दमदार नतीजे और उसके साथ ही जबरदस्त गाइडेंस अपग्रेड भी जो बाजार को आया है पसंद। पर बाजार को पसंद आ रहे हैं एक्सचेंज स्टॉक्स, और आज सुबह से आईईएक्स, इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों से आईईएक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय रही है। एमसीएक्स भी थोड़ा मोमेंटम में है। सीडीएसएल में देखिए बढ़िया तेजी आ रही है, बट रनर है और आज का बिग विनर है बीएसई, 6% से ज्यादा की तेजी आ रही है। एक कुछ डिजिटल एसेट्स के लिए इन्होंने करार भी किया है। बट अनिल जी वापस फोकस में, और बीएसई आज वापस 2000 के ऊपर सर, जबरदस्त तेजी के साथ आते हुए दोबारा मोमेंटम पकड़ लिया सर बीएसई ने। दीप ये मोमेंटम तो दोबारा पकड़ा है, लेकिन अब यहाँ पर मेरी पहली बार प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। 2100 के आसपास आ चुका है, 2000-2100 के आसपास के ये लेवल्स अच्छे हैं। आपने हर एक लेवल पे खरीदा होगा, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500, मतलब 1500-1600 तक लास्ट हमने राय दी थी। अब इन लेवल्स पे आकर वैल्यूएशन मतलब लगभग जस्टिफाइड है कि अब यहाँ से अपसाइड बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। और देखिए आपको बेस्ट प्राइस तेजी के मार्केट में मिलती है, मंदी के मार्केट में नहीं मिलती। तो मेरा ये मानना है कि
पार्ट प्रॉफिट बुकिंग तो 100% बनती है। आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी करें, वापस जब नीचे मिले अगर आपको 10 से 15% का करेक्शन मिले तब फिर से लीजिए। तो ये आज एक कोई अच्छी खबर आई भी है बीएसई के लिए, कोई एक करार जो इन्होंने किया है इनकी सब्सिडी ने डिजिटल एसेट प्रोडक्ट के लिए कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एक करार किया था। उस करार के चलते इस स्टॉक में अच्छा एक्शन आता हुआ दिखा। मेरा ये समझना है कि ये वो लेवल है जहाँ पर एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि हम एनएससी के आईपीओ की उम्मीद में भी हैं, बीएसई में अंदर अच्छे वैल्यूशंस भी हैं, वो सारी चीज़ें इस प्राइस में हैं काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत स्टॉक खराब हो गया, फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हर भाव से अच्छा है। तो वापस अगर ये आए नीचे में 1700, 1800, 1600 रुपये की रेंज में, तब वापस एंटर करने का सोचिए। अच्छा पैसा बन रहा है, चाहे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आपका व्यू यहाँ से भी 2-3 साल का है, तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तब तो 5-50 रुपये ऊपर नीचे, 100-200 रुपये 10% ऊपर नीचे में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अब से लेकर बजट तक का या महीने 1.5-2 महीने का व्यू लेकर चल रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और वापस फिर जब आपको नीचे में अच्छा मौका मिले तब एंटर करें, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। तो फर्स्ट टाइम मैं बीएसई में प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दे रहा हूँ, अब तक कभी भी नहीं दिए। और आपने अगर बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री हुई है, बहुत अच्छे लेवल से मेरा मतलब 1000 के नीचे, तो फिर आप 50% ही बुक करें, 50% पड़ा रहने दें। लेकिन अगर आपने 1500-1600 रुपये के आसपास एंट्री किए तो पूरा प्रॉफिट बुक करें। 1000-1200 के आसपास एंट्री किए तो फिर आप 50%, 75% बुक करके नीचे के लिए इंतजार करें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इन लेवल्स के आसपास अब वैल्यूशंस ऐसे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें, वापस से एंट्री करें। लेना है स्टॉक को, छोड़ना नहीं, ये ध्यान में रखें, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के बाद। जी दीप। बिल्कुल, तो लेना है, छोड़ना नहीं है, बट लेवल्स पर लेना है, सही लेवल्स पर। अब लेवल्स आगे थोड़ी मुनाफा वसूली की, और अनिल जी तो 350-400 के लेवल्स को आपको रेकमेंड कर ही रहे हैं, तो अब सही वक्त है, थोड़ा मुनाफा बुक करें, वापस एंट्री के लेवल्स आएंगे तो वहां पर भी आप स्टॉक को देख सकते हैं। तो बीएसई आज जबरदस्त एक्शन में दोबारा आते हुए दिख रहा है, बट अब मुनाफा वसूली की राय अनिल जी की तरफ से है इस पर। आइए, 2:30 बज गए हैं, अब जान लेते हैं अनिल जी से कि मार्केट में क्या करना, मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, मामूली हल्की फुल्की गिरावट है, डाउ फ्यूचर्स में 25 पॉइंट्स नीचे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं इनफैक्ट इस समय स्क्रीन पर। जहां तक यूरोप के बाजारों का सवाल है, वहां पर भी कुछ एक्शन नहीं है, हल्की सी गिरावट है। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद यूके के बाजार एकदम सपाट हैं, फ्रांस और जर्मनी में हल्का सा दबाव बना हुआ है। एशिया में मिला जुला कारोबार था, हांगकांग में हल्की बढ़त थी, चीन और जापान आज 1% फिसले थे। तो सुस्त हैं ग्लोबल बाजार, हमारे बाजार भी एक्सपायरी से पहले हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहे हैं, क्या करना है सर? दीप देखिए, आज कोई एग्रेसिवली खरीदारी करने का और एग्रेसिवली बिकवाली करने का इरादा है नहीं। मतलब मैं एक्चुअली ईमानदारी से बताऊं कि मैं एकदम परफेक्ट लेवल पे ही आज ट्रेड करने की राय दूंगा, बीच में कहीं कुछ करने जैसा है नहीं। क्या है वो लेवल, वो समझ लीजिए। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200। 18,200 के पुट पर 84 लाख शेयर हैं, उसमें से 41 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं और ये सारे के सारे आज ही की एक्सपायरी के हैं। और 18,200 के पुट पर भी 75 लाख शेयर हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ी सी पुट राइटिंग कॉल्स में भी 75 लाख शेयर हैं। तो जैसे ही आप 18,200 के नज़दीक आएंगे, कॉल राइटर अपनी शॉर्ट पोजीशन काटेगा। 18,200 के नीचे जैसे थोड़ा सा जाएंगे, पुट राइटर स्ट्रांगली खड़ा है, वो ज़्यादा जाने नहीं देगा। तो बचे हुए समय के लिए आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 18,150, 18,200 है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं। इस रेंज में खरीदारी का मौका बनता है। अगर 3 बजे तक आप 18,150, 18,200 को होल्ड कर पाते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। और जो होनी चाहिए, ऊपर कितना जा सकते हैं? 18,250 पर 83 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो 18,250 आपके लिए रुकावट का लेवल है। 18,250 को अगर गलती से आपने पार किया तो आप 18,275, 300 पर आकर अटक जाएंगे, जहां पर लगभग 1 करोड़ शेयर खड़े हैं कॉल राइटर्स में। तो मतलब दोनों तरफ इस तरह की पोजीशनें बनी हुई है, 18,200, 250 के बीच में बराबर पोजीशन है। तो कोई बहुत बड़े मूव के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सिर्फ एक रिस्क है, इन केस बाजार आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले, 3 बजे या 3:05 के पहले 18,200 के नीचे टिक जाए तो फिर 18,100, 18,125 तक का रास्ता खुल सकता है। तो अपसाइड लिमिटेड है, नीचे की रिस्क खुल सकती है। अगर आज का लो तोड़ते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, कोई ट्रेड न करें। बाकी ट्रेंड अच्छा है, आज सिर्फ एक्सपायरी की वजह से, हल्के फुल्के ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। और इस प्रॉफिट बुकिंग में अगर 18,100, 125 आज आ जाता है तो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 18,100, 18,125 परफेक्ट बाय रेंज है, वहां पर आए तो बिल्कुल भी डरिए और घबराइए मत, वहां पर जरूर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। नीचे में लेना है। और ऊपर में 18,275, 18,300 आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार भी कीजिए।
अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे बना है और ये थोड़ी सी समस्या है। 38,500 ही मेक और ब्रेक लेवल है। दीप, मजे की बात देखिए, आज वीकली एक्सपायरी में 38,500 के पुट और 38,500 की कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और निफ्टी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट नीचे। 50 पॉइंट नीचे इसलिए ट्रेड कर रहा है, 38,500 का कॉल राइटर है 50 लाख शेयर, 38 लाख शेयर आज ही जुड़ा है, जबकि पुट राइटर है 36 लाख शेयर, 17 लाख शेयर आज जुड़े हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा सा कॉल राइटर भारी है और ऐसे में 38,300 38,400 की रेंज तक निफ्टी आ सकता है, वहां पर सपोर्ट लेगा। तो जो हमारा सपोर्ट रेंज है 38,350 38,500 इसी रेंज में सपोर्ट लेगा, इसके नीचे जाने की संभावना भी कम है। और ऊपरी स्तरों पर वही 38,600 38,700 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आती दिखेगी। तो ऐसा लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कोई खास कमाल करने के मूड में दिख नहीं रहे आखिरी 1 घंटे में। अगर कोई डाउ वाउ पे बड़ा मूव आ जाए फ्यूचर्स में तो अलग बात है, अदरवाइज लगभग इन्हीं लेवल के आसपास एक्सपायरी हो जाएगी। कोई खास बड़ा ऊपर नीचे होने जैसा नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रेड बनता नहीं है आज मेरे लिए। जी दीप। एब्सोल्युटली, तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अनिल जी ने आपको बता दिए, नीचे खरीदारी के भी मौके मिलेंगे, बट फिलहाल थोड़ा बाजार को सेटल होने दीजिए और लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, ये अनिल जी की राय है। तो फिलहाल नो ट्रेड जोन आपको बाजार में दिख रही है, बट ये है इंडेक्स की बात। स्टॉक्स में ऑफकोर्स एक्शन है भरपूर और ऐसी कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट से। एक और बिगुल हिमांशु जी के लिए, BTSTT। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, शो के शुरुआत में हमने सबसे पहली कॉल कवर की थी पॉलीकैब की। 10 से 15 मिनट के अंदर स्टॉक ने पहला टारगेट अचीव किया और शानदार तेजी के साथ स्टॉक 5.5% ऊपर है। मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी लिया है यहाँ पर अच्छा मुनाफा आ रहा है, उसको ट्रेल करें और बने रहें। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 2680 2700 तक के टारगेट्स आपको कल के सेशन तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। काफी अच्छे गेंस यहाँ पर आते हुए और भी देखने को मिल सकते हैं। अब जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है बलरामपुर चीनी। यहाँ पर भी एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है और हूबहू ये वैसा ही ब्रेकआउट है जैसा हमने कल के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में चंबल में आता हुआ देखा था। बलरामपुर चीनी को मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस नहीं करना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलें। 452 और 460 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर मेरा मानना है कि आते हुए देखने को मिल सकते हैं। पूरे के पूरे शुगर स्टॉक में आज काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में भी आया है। 440 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर खरीद कर चलने की सलाह रहेगी। 18 रुपए तक इसमें एक्यूमुलेशन करने की सलाह है। 25 रुपए का पहला टारगेट, 28 रुपए का दूसरा टारगेट बलरामपुर चीनी की 440 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो बलरामपुर चीनी पर रखिए नजर, इस पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ये है हिमांशु जी की राय इस समय। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है और हमारे साथ श्रीकांत जी भी जुड़ रहे हैं, श्रीकांत चौहान साहब। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर। एक स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज, आज सुबह आई थिंक सेठी साहब के भी बाय लिस्ट में था, उन्होंने रेकमेंड किया था 250 तक के टारगेट्स की उन्होंने बात करी थी, वो तो उनके टारगेट्स हिट हो गए, बट जिस तरह से अभी मोमेंटम आया है, क्या और मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई और ट्रेड दिखता है श्रीकांत जी यहाँ से? चार्ट्स क्या कह रही हैं? या गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, देखिए अगर रेन इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी जो तेजी बनी है वो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन की है। काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें रैली हुई है और पिछले एक 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। तो यहाँ से अगर नेक्स्ट लेवल्स देखें तो मुझे लगता है कि 260 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे ये दिखा सकता है। 250 के इंपॉर्टेंट लेवल को इसने काफी शानदार तरीके से क्रॉस किया है, यानी कि काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस 248 का यानी कि 248 का स्टॉप लॉस रख के चलते हैं तो हमें लगता है कि ये 260 के लेवल्स दिखा सकता है, जहाँ पे इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बट उसके बाद हमें लगता है कि ये शायद वापस एक न्यू टेरिटरी में एंटर होगा और फिर 290 से लेकर 300 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। जी हाँ, तो रेन इंडस्ट्री में खरीदारी करने का मौका, 250 के ऊपर निकलता हुआ स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, ये राय है आपके लिए श्रीकांत चौहान साहब की तरफ से। वक्त है 2:30 बजे, थोड़ा सा लेट, लेकिन सेठी साहब से मुलाकात का। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
सेठी साहब गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स दोनों में खरीदारी करनी है, बट पिक्स देने के पहले एक दो स्टॉक की चर्चा करना चाहूंगा जो हाल ही में रिकमेंड किए थे। इस मंडे को मैंने अनूप इंजीनियरिंग को रिकमेंड किया था 1040 के लेवल पे, अभी 1200 का प्राइस हो गया उसका। बहुत जबरदस्त तेजी आज देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक मंडे को फीएम इंडस्ट्रीज था जो कि 1180 के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ था, वो भी अभी 1260 1270 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 382 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भी एक रिसेंटली आया हुआ आईपीओ है जो कि 3 नवंबर को शायद बंद हुआ था। 163 के प्राइस पे आईपीओ आया था और 101 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, और उसके बाद जबरदस्त लिस्टिंग हुई। स्टॉक ने हाइज किए 634 तक के, और वहां से करेक्ट होकर ये 381-82 के लेवल पे आया है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल है इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का, परचेज करने का। ये कंपनी एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस ये बनाती है, जो कि काम आता है फार्मा सेक्टर को, फूड एंड बेवरेजेस और कॉस्मेटिक सेक्टर को। दुनिया में टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से ये कंपनी है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है, और जो आईपीओ के प्रोसीड्स है उससे नया कैपेक्स कर रही है कंपनी के 60 से ज्यादा % रेवेन्यू आते हैं एक्सपोर्ट से, और करीबन 40 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, 30 साल का एक्सपीरियंस, आरओई है 32% का, एबिटा मार्जिन है 21%, डेट इक्विटी रेशियो 0.22। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 410 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 370 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से उनकी राय। पहली पिक सिगाची इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। एक्शन में काउंटर आते हुए दिख रहा है। दूसरी कॉल भी लेंगे, उससे पहले सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक स्पेशल पिक देना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, तो आइए करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। जी दीपांशु, आज ये स्पेशल कॉल लेके आया हूँ फार्मा मिड कैप से, और ये कंपनी है एफडीसी, जिसका पूरा नाम फेयर डील कॉर्पोरेशन हुआ करता है, एफडीसी। ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये कॉल है, और ये टारगेट इसका होगा 341 का। 341 के टारगेट के लिए एफडीसी पे खरीदारी करनी है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो दमदार कर रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो सकती है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से सस्ता है, 18 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, और अभी की स्थिति देखते हुए जिस हिसाब से बाजार में एक बढ़ोतरी है, फार्मा मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें मिड कैप कंपनी एफडीसी पे खरीदारी की राय है, और इनके कुछ ओटीसी प्रोडक्ट्स बहुत शानदार है, जैसे कि इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह। जिस हिसाब से कोविड की तीसरी वेव लहर है, जो हो सकता है बहुत बड़ा इम्पैक्चुअल नहीं है, बट इलेक्ट्रोल पाउडर भी एक बहुत बड़ा ओटीसी प्रोडक्ट है जिसका एक सेल्स वॉल्यूम्स में पिकअप आ सकता है। एफडीसी पे खरीदारी की राय है 341 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो एफडीसी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 341 ये शॉर्ट टर्म टारगेट है सिद्धार्थ जी, 341 का। जी बिल्कुल अनिल जी, 341 शॉर्ट टर्म टारगेट। परफेक्ट, तो ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से स्पेशल पिक। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए सिद्धार्थ जी ने दी है आपको। सेठी साहब ने पहला स्टॉक आपको बताया है सिगाची इंडस्ट्रीज, 388 के आसपास खरीदारी करने की राय। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक आज का। हाँ बिल्कुल अनिल जी, पहले दूसरा स्टॉक बताने के पहले भी सिद्धार्थ सेठानी जी को भी थैंक यू बोलना है। एफडीसी मैंने भी हाल ही में रिकमेंड किया है, दिसंबर एंड में, डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, 290 के आसपास रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है ये। ओके अनिल जी, आज दूसरा स्टॉक आज का अनिल जी वो है यूफ्लेक्स, जो कि अभी 525 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाली कंपनी है, जिसके क्लाइंट्स है अक्रॉस 140 कंट्रीज, और क्लाइंट की लिस्ट देखेंगे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, टाटा ग्लोबल, कोका कोला, लोरियल, ब्रिटानिया, इन जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी भारत में तो है ही है, इसके अलावा यूएई, मेक्सिको, पोलैंड, इजिप्ट, रशिया और यूएसए, इन सब देशों में भी इनके प्लांट्स हैं। तो एक सॉलिड कंपनी है और फंडामेंटल्स उतने ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15%, डेट इक्विटी रेशियो अभी 0.64 है, और कंटिन्यूसली कंपनी अपना डेट इक्विटी रेशियो कम कर रही है। फिर पिछले 3 साल का पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 65% की कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। बाकी एफआईआई भी अराउंड 6.76% ओन करते हैं, जिसमें एलआईसी है और फर्स्ट वाटर फंड है। और स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 4.5 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है, जबकि इसकी पीयर्स अराउंड 10-12 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है।
ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 550 तक के लेवल आ सकते हैं, 515 का स्टॉप लॉस रखना है। 515 का स्टॉप लॉस खरीदारी करें आप यहाँ पर यूफ्लेक्स में। टारगेट कितना बताया सर? 550, 550 का। 550, 555 नहीं, 550। चलो ओके, सेठी साहब 550 ही राउंड फिगर में रखना चाहते हैं टारगेट, 515 का स्टॉप लॉस। ये है एक और स्टॉक खरीदारी करने की राय, सिगाची इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ यूफ्लेक्स दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सेठी साहब की तरफ से। थोड़ी देर में वसीम साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी उनकी बेहतरीन पिक्स और साथ ही अपडेट्स लेंगे। लेकिन उससे पहले बेहद मजबूती के साथ बाजार इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिखे आएंगे इस वक्त। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन है, और वो स्टॉक्स हैं ऑटो स्टॉक्स। और ऑटो स्टॉक्स में मदरसन सुमी भरपूर एक्शन में आपको नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। लेकिन मदरसन सुमी पर बात करें उससे पहले यहां पर एक खबर जो फ्लैश होती हुई दिख रही है वो टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर है। TSMC ये दुनिया की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी है, ताइवान की ये कंपनी है, और ये ताइवान में सेमीकंडक्टर्स बनाने का कारोबार करती है। और इनका ये कहना है कि 2022 में सेमीकंडक्टर्स का ये प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। आज इस कंपनी के नतीजे आए हैं ताइवान में, और नतीजों में उन्होंने भारी भरकम कैपेक्स करने की इरादा बताया है। तो यहाँ पर बड़ा कैपेक्स करने की तैयारी है उनका, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो पिछले साल 2021 में जो ऑटो कंपनियाँ ज़्यादातर इस बात से जूझती रही कि चिप्स की कमी है, उनके लिए ये राहत की खबर है कि दुनिया की सबसे दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक TSMC ताइवान की ये कंपनी 2022 में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में $4,000 करोड़ से $4400 करोड़। वाह, बड़ा कैपेक्स है। तो ये बड़ा कैपेक्स करने की तैयारी में आई एम श्योर कि आज नीचे खुलकर टाटा मोटर्स में जो जबरदस्त रिकवरी आई है वो इसी खबर के दम पर और इसी उम्मीद में आई है। सेठी साहब हमारे साथ तैयार हैं। सेठी साहब भी इस पूरी खबर पर भी और टाटा मोटर्स पर भी गहरी पैनी पकड़ रखते हैं, नजर रखते हैं। सेठी साहब क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। आज सुबह जब मैं शो पे था तब हमारी चर्चा हो रही थी अर्ली मॉर्निंग में कि टाटा मोटर्स के लिए जो खराब खबरें आई है कि JLR में जो बिक्री में कमी आई है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, तो मेरा ये मानना था कि आज की सुबह की गिरावट में इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बुलिश हूं। और अब ये जब सेमीकंडक्टर चिप्स की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व होती है तो ये स्टॉक बिल्कुल बहुत ही अच्छी तेजी यहाँ से दिखाएगा। तो इस स्टॉक में कोई भी गिरावट में या करंट लेवल्स पे भी खरीदारी शुरू करनी चाहिए, एक स्टैगर्ड रूप में इसको एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और मुझे लगता है ये इस साल के एंड तक हो सकता है 650-700 तक के लेवल्स भी टाटा मोटर्स में देखे जा सकते हैं। ओके, तो 650-700 रुपए तक के बड़े टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त आती हुई सेठी साहब की तरफ से भी। टाटा मोटर्स चार्ट पर अभी मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स नहीं, टाटा पावर वागले साहब ने बताया था। टाटा मोटर्स पर भी श्रीकांत जी एक बार जरा चार्ट पर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी, टाटा मोटर्स के लिए मैंने BTST के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा था, और यही स्टॉक इनफैक्ट अपने इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है, और आपने न्यूज भी बता दी है। तो अगर चार्टिकली देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 530 से लेकर 540 के लेवल्स दिखाता है। और आज की जो लोअर ओपनिंग थी उसके बाद जो उसने कल के हाई को क्रॉस किया है, इसे हम एक बार रिवर्सल फॉर्मेशन बोलते हैं, और एक काफी बुलिश पैटर्न होता है। अगर उसमें वॉल्यूम्स अगर आते हैं और साथ ही साथ अगर न्यूज फ्लो भी अगर आता है तो यकीनन ये स्टॉक अपने प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके करीब जाता है। इसके प्रीवियस हाईज मुझे लगता है कि जो है वो तकरीबन 525 के करीब के थे, और जो ऑल टाइम हाईज है उसके आसपास शायद बिल्कुल ये जा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को खरीदे जो 513-14 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 505 रुपए का, टारगेट्स रखे 530 और 535 के। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय। टाटा मोटर्स अभी भी याद आया मुझे कि हाँ, कुणाल जी राकेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले तो खरीदारी की राय दी थी। कुणाल जी, अपडेट? अनिल जी, बिल्कुल टाटा मोटर्स पर जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है अनिल जी, और शानदार अपमूव आएगा। तो अभी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी, टारगेट्स के लिए बिल्कुल बने रहने की राय है, और बने रहें उन सारे स्टॉक्स में जिन पर अपडेट देने के लिए तैयार है वसीम साहब। आइए करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका वसीम साहब, गुड आफ्टरनून। बताएं सर अपडेट्स। तो अनिल जी, मार्केट अब थोड़ी थकान दिखा रही है, एक आध दिन थोड़ा करेक्शन आ सकता है, थोड़ा अपने आप को हेज कीजिए। आपको अपडेट दे दूं अनिल जी,
सुबह आपको JSW स्टील, कोल इंडिया, कल आपको सीमेंस, M&M, टाटा पावर, इंडियन होटल, देखिए कहां कहां भाव पहुंच गए, सारे के सारे अपने टारगेट से ऊपर हो गए। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं सर। तो अनिल जी पहले मेरे लिए लीजिए, देखिए ये अभी न्यूज आई है वेदांता टू बिड फॉर BPCL, और अगर 1200 करोड़ डॉलर का आउटपुट होएगा तो आप सोच सकते हैं व्हाट विल बी द रीवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज लाइक IOC एंड HPCL। सबसे बढ़िया स्टॉक यहाँ IOC है, जिसमें चेन्नई पेट्रो का भी है और अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड OMC में है। तो मुझे कोई दो राय नहीं, IOC इज हेडेड टू 150, लेकिन आज आप 120 में लीजिए। 117 का स्टॉप लॉस, 129.5 और 31.5 के बीच में आपको IOC मिलना चाहिए। दूसरा बाय द बेस्ट टू व्हीलर प्ले आइशर मोटर, नंबर्स हैव फ्लैटेड ऑन द अपसाइड। 2815-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2755, 2900 से 2925। सेल में है सर एक्सिस बैंक, 43 to 44 में बेचिए, 755 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। ओके, तो 2 बाय 1 सेल, और सेल में बैंकिंग स्टॉक है। पहले मैं बाय वाले स्टॉक्स आपको बता दूं। IOC खरीदना है 120 रुपए में, 117 का स्टॉप लॉस, 129.50, 130.50, ये 131.50, ये 2 टारगेट हैं। आइशर मोटर आपको खरीदना है 2815, 2820 के आसपास, और यहां पर 2755 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट बनेगा 2900 और 2925 का। बेचना है आपको 743, 744 के आसपास एक्सिस बैंक, 755 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और 725 तक के टारगेट के लिए। धन्यवाद सर ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और कल आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते हैं तब क्या कुछ निकल कर आता है। आइए बढ़ते हैं इस बीच आगे, और एक्शन बाजार में एकदम ठंडा है। 18,200 के नीचे निफ्टी जा नहीं रहा, 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी आ नहीं रहा, बस इसी में काम होता हुआ दिख रहा है। और इसके बीच में इस रेंज में आइए बिगुल है हिमांशु जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी करनी है आदित्य बिरला फैशन रिटेल में, 307 रुपए 50 पैसे के आसपास के भाव हैं। अनिल जी क्लियर कट ये स्टॉक एक अच्छी तेजी में बना हुआ है, और अभी हमने देखा कि आज के सेशन में 310 में जहां पर सबसे बड़ा यहाँ पर कॉल राइटर का OI बिल्टअप था, वहां पर अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई है। टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा करते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से चार्ट का फॉर्मेशन है, चार्ट सेटअप है, इसको ये परफेक्ट BTST कैंडिडेट है। मेरे हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 315 रुपए तक का पहला टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है, और इसके बाद 318 से 320 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 304 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, ये है आदित्य बिरला फैशन पर आपके लिए राय। 304 का स्टॉप लॉस, 315, 320 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है मदरसन सुमी की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जानने का। वरुण दुबे तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान जो है इस कंपनी ने कुछ समय पहले किया था, जहाँ पे इस कंपनी का जो घरेलू वायरलेस हार्नेस का जो कारोबार है उसको कहीं ना कहीं कंपनी अलग करने वाली है, और उसके बाद जो SAMIL का जो कारोबार है वो जाके इस कंपनी में मर्ज होने वाला है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इस रिस्ट्रक्चरिंग की एक्स डेट जो है वो कल है। रिस्ट्रक्चरिंग जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो वायरिंग कारोबार है वो अलग होगा, और ये जो कारोबार है इसके हर एक शेयर के लिए, मदरसन सुमी के हर एक शेयर के लिए इस कंपनी का आपको 1 शेयर मिलेगा। ये होने के बाद है ना, जो F&O कॉन्ट्रैक्ट है इसके चलते उसकी आज एक्सपायरी होने वाली है। दरअसल अनिल जी ये एक्सपायरी जो है वो आज हो जाएगी, और कल जो नए F&O कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्च होंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं आज अगर आपकी पोजीशन है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में तो आपको अपने ब्रोकर से बात करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए और आपने अगर फिजिकल डिलीवरी के लिए मार्क नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपको शायद फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ सकती है, अगर आपने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको सेट ऑफ नहीं किया तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये याद रखनी है, कल फिर से इसकी जो डीमर्ज एंटिटी है उसकी लिस्टिंग होगी करीब 10 बजे के आसपास। मेरे ख्याल से लिस्टिंग होगी, उसके साथ ही जो नए F&O कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी लॉन्च होने वाले हैं। एक बार आपको SOTP बता देता हूँ, जो टोटल मदरसन सुमी की अगर फेयर वैल्यू निकालेंगे तो वो करीब 270 के आसपास आती है। उसमें से ये जो वायरिंग कारोबार है उसकी वैल्यू करीब 70 रुपए के आसपास आती है, और बचे कुछ ही मदरसन सुमी और SAMIL जो कि आगे जाके मदरसन सुमी में मर्ज होने वाली है उसकी वैल्यू करीब 200 रुपए के आसपास आती है। तो कल जो स्टॉक आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए
हो सकता है मदरसन सुमी करीब 50 से 60 या 70 रुपए आसपास जो है वो नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि कल जो है इसकी एक्स डेट है इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग की और आगे 1-2 दिन बाद उसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है। इसके लिए इस काउंटर को आपको अपने नजर पे, अपने रडार पे रखना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी की जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उस पर सारी डिटेल्स, इसलिए शायद थोड़ा स्टॉक भी आपको दबाव में है। आज इस सीरीज और अगली 2 सीरीज के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर होंगे और कल से नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे एडजस्टेड प्राइस पर, क्योंकि कल एक्स डेट भी है, तो मदरसन पर रखनी है नजर रखिए बाजार की मूव्स पर, क्योंकि जो क्वाइटनेस आपको दिख रही है इंडेक्स पर उतना ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त आपको ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। और TCNS क्लोथिंग ये काउंटर है जिस पर एक बड़ा स्पाइक थोड़ी देर पहले आया था और अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है। जैन साहब, TCNS क्लोथिंग एक और टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ा काउंटर, अच्छे एक्शन में आज, राय सर आपकी? देखिए ये सारे जो क्लोथिंग वाले स्टॉक्स है काफी बढ़िया लगते हैं और समहाउ TCNS पे मैंने वैसे कोई बहुत ज्यादा राय नहीं दी है, बिकॉज मुझे समहाउ जो फंडामेंटल्स है वो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बट यस, काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है और पिछले 2-3 क्वार्टर्स में वापस से रिवाइवल आया है। बट फिर भी मैं सियाराम सिल्क मिल्स है, SP अपैरल्स है, इनको मैंने रेकमेंड भी किया, वहां पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। बाकी जिन्होंने ले रखा है TCNS, आई थिंक आज अच्छा खासा एक मूव भी है, तो होल्ड करके रखे ये सारे स्टॉक्स। इवन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये ओमनी चैनल का जो वो चला है भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो इन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है क्योंकि इनकी ब्रांड्स है और ऑनलाइन भी बिकता है पूरा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके रखें और ऊपर के लेवल्स अगर ये कहीं ना कहीं अगर आपको दिखाता है 850-900, तो मेरे हिसाब से उन लेवल्स पे एग्जिट भी करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन सियाराम सिल्क मिल्स और जो ये जो अंडरगारमेंट्स वाली जो कंपनीज है, डॉलर है या लक्स है या रूपा है, इन सब पे भी ध्यान दे सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए कुछ और टेक्सटाइल स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव है। हमारी तो इस साल की थीम है ही और लगातार कुछ ना कुछ स्टॉक्स स्पेस से अच्छा रोज परफॉर्म करते हुए दिखते ही हैं। आइए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं तैयार। पहले एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि IRB इंफ्रा पे हमें फोकस करना चाहिए और अगर आप देखें तो पिछले 2 या 3 दिनों से अगर एक्टिविटी अगर किसी सेक्टर में अगर आ रही है तो वो है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स में, जैसे कि लार्सन ऊपर था, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा एक ब्रेकआउट हो चुका है और अभी इसके बाद हमें लगता है कि IRB इंफ्रा में भी अच्छा एक ब्रेकआउट आ सकता है। इसने अगर आप डेली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक आज रिवर्सल पैटर्न किया है। इसने जो गैप डाउन ओपनिंग की थी उसी लेवल्स के काफी नजदीक आ चुका है, 250-252 के करीब, और इसके क्रॉस होने के बाद हमें लगता है कि शायद ये 270 या 75 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से IRB इंफ्रा को लॉन्ग किया जा सकता है जो 250 या 52 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 240 रुपए का, क्योंकि थोड़ा एक बड़ा पोजिशनल कॉल है, बट हमें लगता है कि स्टॉक 270 के लेवल्स बिल्कुल छू सकता है। ओके तो कैश मार्केट का स्टॉक IRB इंफ्रा खरीदारी करने के लिए श्रीकांत जी की तरफ से। HCL टेक नतीजे देगा कल, कैसे रहेंगे नतीजे? IT कंपनी में देखो 3 के तो आ गए, TCS, इन्फी, विप्रो। मिड कैप IT में माइंट्री आज दे देगा। तो अब HCL टेक एक और स्टॉक है जो अच्छा एक्शन में रहा है, कल काफी मजबूती के साथ 4% बढ़ा भी था, आज थोड़ा ठंडा है। कुशल बता रहे हैं अनुमान, कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो अच्छा एक्शन जो है वो जाहिर सी बात है कि नंबर्स जो हैं वहाँ पर अच्छी एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं और इसी वजह से शायद जो है एक प्री बाइंग मूव हमें देखने को मिल रहा है इस काउंटर में। सबसे पहले डॉलर आय पर आते हैं, 3.3% बढ़कर 288.3 करोड़ डॉलर जो है कंपनी अपनी आय रिपोर्ट कर सकती है और इनफैक्ट कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में 3.8% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मार्जिन के लिहाज से यहाँ पर भी बेहतरी रहेगी, जैसे कि हमने माइंट्री में आपको अनुमान बताया था 19.1% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 19.4% की मार्जिन सब कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और थोड़ा अदर इनकम का जो कंपोनेंट है वो कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस वजह से मुनाफे पर हल्का सा दबाव रह सकता है। 3% की ग्रोथ रहने का अनुमान लगा कर चल रहे हैं हम और
और 3350 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है कंपनी जो है दर्ज कर सकती है। डेफिनेटली हमें ये देखना होगा कि FY22 के लिए जो ये आय गाइडेंस देती है वो कैसी रहती है। हमारा अभी जो अनुमान है वो डबल डिजिट जो ग्रोथ है उस पर जो उन्होंने पिछले तिमाही पर कहा था वो बरकरार रहेंगे, और साथ ही जो मार्जिन गाइडेंस दी थी 19 से 21% की, वहां पर भी ये मेंटेन करने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो अगर कोई अपवर्ड रिवीजन गाइडेंस में आता है तो डेफिनेटली HCL टेक के लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं बट हाई कन्विक्शन भी है स्टॉक पर। अनिल जी ने भी कहा है कि आईटी में इस एक स्टॉक पर आपको रखनी है नजर, HCL टेक। कल आएंगे इसके नतीजे। आइए एक बार बंसल जी से चार्ट्स पर भी जरा राय ले लें। बंसल जी, आज की मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 1340 के लेवल्स पर। HCL टेक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं सर? दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इसमें नीचे की तरफ देखें तो 1310, 1315, 1310, 1315 एक अहम सपोर्ट है। तो ये लेवल्स मुझे लगता है नहीं है कि टूटेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक रैली बनेगी, और अगर रैली बनती है तो ऊपर में 375, 385 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 1310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की और खरीदारी की राय है। ओके, तो 1310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए HCL टेक में। ये है आपके लिए बंसल जी की राय। कल देखेंगे किस तरह के आते हैं इसके नतीजे। बट कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से, तो आइए पहले चलते हैं उनके पास। बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 3475 फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में पिछले 5 दिनों के लो ब्रेक हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला है। मेरे को लग रहा है यहां से गिरावट देखने को मिल सकती है। 3425, 3400 के लेवल एशियन पेंट में नीचे में देखने को मिलने चाहिए। ऊपर में 3520, 3525 का रेजिस्टेंस है। तो 1 से 2 दिनों के लिए एशियन पेंट्स में बिकवाली करें। 3525 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे के अंदर जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है 3425 और 3400। 1 से 2 दिनों के लिए सेल कॉल है। बिकवाली करके काम करें एशियन पेंट्स के अंदर 3400 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एशियन पेंट्स नहीं पसंद आ रहा है सुमित जी को इस समय। थोड़ी सुस्ती उस पर आपको बनती हुई भी दिख रही है। तो एशियन पेंट्स हल्की गिरावट दिखा रहा है, बट जबरदस्त एक्शन है पॉलीकैब में। शो की शुरू हिमांशु जी की तरफ से आया था पॉलीकैब का। नजर रखिए इस काउंटर पर। टारगेट्स 2615, 2660 के दिए थे। 2700 का हाई मारा है हिमांशु जी। दोनों टारगेट्स तो हिट हो गए, बधाई हो। अब बताइए क्या करना है, रखें इसको, स्टॉप लॉस ट्रेल करें या फिर मुनाफा बुक करने का समय है? दीपांशु जी, इनफैक्ट मैंने अपडेट में कहा था कि 2700 तक भी ये स्टॉक जाएगा, तो वो लेवल्स भी हिट हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ नजर आया है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बने रहें और इसमें 2850 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करें, कोई गिरावट मिलती है तो और खरीदारी करें। 2850 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स पॉलीकैब में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु जी, ये वाला जो चार्ट पैटर्न था इसका नाम वापस से बताओ, याद करना है मुझे। अनिल जी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बराबर है जी अनिल। हाँ, अगली बार जब भी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बने तो आप मुझे बताना पॉलीकैब पैटर्न बनाए। क्या बताएंगे? हाँ, पॉलीकैब पैटर्न। हाँ, बस मैं समझ जाऊंगा कि भाई स्टॉक कितना जल्दी भागने वाला है। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, तो पॉलीकैब जैसा पैटर्न बना। क्यों, एक बार हमको है ना कुणाल जी ने समझाया था डायमंड पैटर्न। अब डायमंड याद है नहीं, डायमंड को कभी आप गोल्ड प्लेटिनम से कंफ्यूज भी हो जाए। हमको समझ में आ गया कि जो डायमंड पैटर्न पहली बार ICICI बैंक में हमने सुना था, और उसके बाद जो ICICI बैंक 500 वाला भागा, मतलब समझ ही नहीं आया कि लार्ज कैप स्टॉक है या मिड कैप। तब से हमें याद हो गया। सो अब हम ये याद कर लेंगे। कौन सा पैटर्न मैं भूल गया, देखो नाम भी। सिमेट्रिकल कौन सा था? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हाँ, तो इससे बड़े हम पॉलीकैब पैटर्न याद रखेंगे। तो अगली बार पॉलीकैब पैटर्न किसी स्टॉक में बने तो बता दीजिएगा ये पॉलीकैब पैटर्न है, हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक का क्या होने वाला है। बहुत धन्यवाद। आइए, वागले साहब तैयार है बिगुल के साथ। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, ये हमने BTST हमारे क्लाइंट्स को ₹1 नीचे अभी दिया है। स्टॉक का नाम है GNFC। 485, 486 का करंट भाव है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। 480 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे ये 500 के पार कल जाते हुए दिखता है।
ओके, तो GNFC इस पर है वागले साहब की खरीदारी की राय। एक एक करके ये सारे काउंटर्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। GNFC हमारे रेडार पर भी है और अनिल जी ने कुछ समय पहले कहा भी था। फर्टिलाइजर स्पेस दमदार एक्शन में है। GNFC UPL 2 काउंटर्स जिसकी बात भी हुई थी। पर सुमित जी, आपका एक स्टॉक IDFC, इस पर एक मूव आ रही है, स्पाइक है 2% का। IDFC पर जरा अपनी राय दें। दिवांशु मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करें। 65 के ऊपर एक बार जब स्टॉक निकलेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो स्टॉक के अंदर एक बहुत बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और 10 से 15% का मूव आने वाले दिनों में फिर IDFC में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, 65 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें 10 से 15% के अपसाइड मूव के लिए। 10 से 15% की अपसाइड मूव के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। IDFC लिमिटेड ये एक काउंटर है। GNFC एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है। श्रीकांत जी, एक स्टॉक है टाटा एलेक्सी, इस पर भी एक अच्छी मूव आई है। मिड कैप IT में आज थोड़ा इग्नोर हो गया बट अच्छी मूव है। 4% की तेजी टाटा एलेक्सी में दिखी है। जरा इसकी चार्ट्स देखें सर, वापस मोमेंटम में आते हुए दिखता है। बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, इसमें इसके जो पैटर्न है उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी है। यह हमेशा एक बड़ी रैली के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन करता है, प्रीवियस लोज के काफी नजदीक जाता है, वहां पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है और फिर एक रिकवरी पैटर्न बनती है। तो इसमें एक लगातार तेजी बनी है और इस बार जैसे इसने वापस 62-6300 के लेवल्स को कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 6600 के जो इसके प्रीवियस हाइज थे वो तो दिखाएगा ही, शायद 7000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर करंट लेवल से भी लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि आज ही के दिन में इसने जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन किया है उसके लोज है 6200 के, तो 6200 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं टाटा एलेक्सी में। एब्सोल्युटली, और रीसेंट लोज से देखिए तो करीब 6 हफ्तों में 1000 रुपए की रैली आपने टाटा एलेक्सी में आती हुई देखी है। आज भी अगर आप देखें अच्छी मूव आ रही है, करीब करीब 20% रीसेंट लो से ये स्टॉक आपको तेजी दिखा चुका है। पर आइए, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने बड़े बदलाव होते देखे और ये है LIC की तरफ से। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि पिछली तिमाही में Q3 में LIC ने अपने पोर्टफोलियो में किस किस तरह के बदलाव किए हैं। वरुण बताइए, कौन से स्टॉक्स थे LIC के रेडार पर? डेफिनेटली तो दीप काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे LIC ने खरीदारी की है, कई स्टॉक पे बिकवाली की है, कुछ स्टॉक्स में तो टोटल एग्जिट कर लिया है और कुछ स्टॉक्स में नई एंट्री ली है। ये 4 कैटेगरी हमने शॉर्टलिस्ट किया, आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज्यादा हिस्सा बढ़ाया है वो है दीपक नाइट्रेट में। यहाँ जो हिस्सा है करीब 1.7% इन्होंने बढ़ाया है, करीब करीब 1.68% से बढ़ा के 3.37% कर दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ 1.1% हिस्सेदारी जो है इन्होंने बढ़ाई है। इसके अलावा HUL, डीवीज लैब और JSW स्टील, ये तमाम वो कंपनीज है जहाँ पे LIC ने आधा से 1% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पे हिस्सेदारी घटाई गई है उसमें HAL सबसे आगे है, 2.2% हिस्सेदारी जो है वो घटाई गई है, 13.89% से गिर के 11.65% आई है। इसके अलावा क्यूमिंस इंडिया, L&T और ACC, ये वो कंपनी है जहाँ पे LIC ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जहाँ पे LIC का नाम अब वो 1% में नहीं दिख रहा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1% के नीचे हिस्सा पहुंच गया LIC का, कितना पहुंचा ये पता नहीं, लेकिन इसके पहले जितना हिस्सा था वो बताते हैं। स्टरलाइट टेक में इनका करीब 3.3% के आसपास का हिस्सा था, अब 1% के नीचे जा चुका है। फेडरल बैंक और थर्मैक्स यहाँ भी 1% के ऊपर का हिस्सा था, 1% के नीचे अब इनका हिस्सा जा चुका है। लेकिन 2 ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे LIC की फ्रेश एंट्री हुई है। एक तो लॉरेंस लैब, 2.2% के आसपास का हिस्सा जो है दिसंबर तिमाही में LIC ने यहाँ पे खरीदा है, और डॉक्टर लाल में करीब 1.1% के आसपास का हिस्सा जो है वो LIC ने खरीदा है। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे LIC की हिस्सेदारी जो है दिसंबर तिमाही में बदली है। तो कई कुछ काउंटर्स हैं जहां पर LIC ने मुनाफा वसूली करी है, कुछ जगहों पर अपना स्टेक भी बढ़ाया है। बट ये इंटरेस्टिंग है, लॉरस लैब्स और डॉक्टर लाल, जैन साहब, इन दोनों में LIC की फ्रेश एंट्री इस तिमाही में होती हुई दिखी है। काफी समय से स्पेशली लॉरस लैब्स बाजार के रेडार से थोड़ा ऑफ था, बट कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को, LIC स्टेक पिकअप करते हुए लॉरस में? यस, बिल्कुल, लास्ट टाइम भी लॉरस के ऊपर बात हुई थी और मुझे लगता है कि यस, आप बहुत सही कह रहे हैं कि ऑफ रडार था, बट फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, ग्रोथ है, सब कुछ है, और फार्मा ओवरऑल फ्लेवर में नहीं था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और ये इतना बड़ा मूव बहुत फास्ट दे चुका था, हमने तो बहुत नीचे के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे थे, बट यस, मेरे हिसाब से होल्ड करना है, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। और हालांकि इसीलिए शायद कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट भी मिला है। और डायग्नोस्टिक वाला जो बिजनेस है ये तो वैसे आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। बहुत सारे स्टॉक्स वन आफ्टर द अनदर रेकमेंड किए हुए हैं, और अभी थायरोकेयर वाला भी जो एक
जो कॉर्पोरेट एक्शन था उससे भी पूरे सेक्टर में रीरेटिंग होती है। तो मुझे लगता है मेट्रोपोलिस हो या डॉक्टर लाल पैथलैब हो, एक मैंने छोटा स्टॉक विमटा लैब्स है वो भी दिया हुआ है, कृष्णा है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, विजया है, तो ये सारे स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ग्रोथ आएगी और जैसा अभी माहौल बना हुआ है तो इन सब सेक्टर में ये पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक्स में अच्छा बिजनेस मुझे लगता आएगा। और प्लस लोग बाग प्रोएक्टिव भी हो गए हैं और जो हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ आएगी तो संभाव मुझे लगता है वो लोग काफी प्रमोट करते हैं डायग्नोसिस को भी। तो आई फील आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर एंड डॉक्टर लाल पैथलैब सर्टेनली टॉप पे रहेगा एंड वन ऑफ माय टॉप पिक्स। आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से। आइए हिमांशु जी आज पूरी फॉर्म में है, जबरदस्त लगे एकदम, मतलब पॉली कैब, बलरामपुर चीनी, आदित्य बिरला फैशन, एक और बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, ये मैंने कुछ दिन पहले एक स्पेशल पिक के तौर पर आपने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मुझे दी थी क्लोजिंग शो में और मैंने इसको रिकमेंड किया था और इस स्टॉक ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी। एक तरफा अनिल जी 150 रुपए तक का मूव दिया था, वही स्टॉक एक हाई बनाने के बाद कंसोलिडेट हुआ और फिर से एक मूव के लिए तैयार है। और मैं बात कर रहा हूं अनिल जी अदानी एंटरप्राइजेस की। अदानी एंटरप्राइजेस ने कल के सेशन में एक बड़ा हाई बनाया परसों और कल के सेशन में, और उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा करता हुआ स्टॉक नजर आया है और मुझे लगता है ये वापस से स्टॉक एक अप मूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पर अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करके चले BTST के तौर पर, और ये एक तरह से मेरा कल के लिए पिक ऑफ द डे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1840 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करनी है। 1900 रुपए का पहला टारगेट, 1925 रुपए का दूसरा टारगेट और इवेंचुअल टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं वो लगभग 2000 रुपए तक के हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस अनिल जी मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस के लिए मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री कब दी थी आपको? अनिल जी स्पेशल पिक की रिक्वेस्ट मैंने हाँ, तो आपने मुझे स्पेशल पिक, देखो स्पेशल पिक और वाइल्ड कार्ड में बड़ा फर्क है मांझू। वाइल्ड कार्ड एंट्री किसको मिलती है? जो कंपटीशन से आउट हो जाता है ना, बाहर कर देता है, फिर लगता है कि नहीं यार ये आदमी तो ठीक था, इसको हमने बाहर निकाल दिया, इसको वापस लाओ। जो रियलिटी शो जो बिल्कुल रियल नहीं होते ना उनमें ऐसा होता है, तो वो मतलब सारे आर्टिफिशियल रियलिटी शो जो होते हैं उनमें फिर अंदर वापस लेके आता। अरे आपके तो कभी एग्जिट हो ही नहीं सकती, आप तो इतने शानदार खिलाड़ी, आप कहाँ मतलब बाहर निकलेंगे? आप बाहर निकलेंगे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, आप तो गेम में है। आपकी तो थी स्पेशल अपीयरेंस, और स्पेशल अपीयरेंस में अदानी एंटरप्राइजेज ने किया था कमाल, मुझे अच्छे से याद है बिल्कुल, और अब फिर से कमाल करने की तैयारी में। तो हिमांशु जी कह रहे हैं 1860-65 की रेंज में खरीदिए अदानी एंटरप्राइजेस को, और जब तक आप खरीदने का मन बनाएं तब तक वागले साहब भी तैयार है अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी ये मेरा कल का स्टॉक है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये अगले कुछ दिनों के लिए है, कल के लिए नहीं है। स्टॉक है L&T 2021 का करंट भाव है, एक 20 रुपए की रिस्क ले लीजिए, 1% की ट्रेडिंग रिस्क होगी। 2130 तक के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में मिल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा होल्ड करें तो ये स्टॉक 2200 तक जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 2095 का होना चाहिए, सॉरी 20 रुपए नीचे यहां से होना चाहिए, और 2130 का टारगेट होना चाहिए। 2130 के टारगेट के लिए L&T में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई वागले साहब की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, वक्त है बैंक से बेनिफिट का। 3 से 3:30 बजे के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो वो है आशीष चतुर्वेदी। देख लेते हैं आज क्या बदलाव है। सर रोज बदलाव तो रोज होंगे सर, बदलाव तो रोज होंगे। 5 स्टॉक हैं फिलहाल, इनमें से काफी दिनों के बाद 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है डेल्टा कॉप का। हालांकि बता दूं कि अभी 80% से नीचे नहीं घटी है पोजीशंस, 80.6% है बॉर्डर पे, लेकिन आखिरी मिनटों में सर अगर पोजीशंस घट गई तो हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए। ये तो डेल्टा कॉप है सर, लेकिन आरबीएल बैंक भी प्रयास कर रहा है। अभी 80.8 है, वो 80.6 है, डेल्टा कॉप 80.8 है। तो यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी पोजीशंस भी अगर आखिरी मिनटों में घट गई तो आरबीएल बैंक और डेल्टा कॉप ये दोनों स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सर नजर रखनी है 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंग है एस्कॉट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस काफी बड़ी बिल्टअप हुई हैं। 94.8 है, 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पे। एंट्री फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन व्यू रखना पड़ेगा सर।
सुबह आज किरण जी ने खरीदारी की राय दी थी, जैसे जैसे ओपन ऑफर की तारीख नजदीक आ रही है ना, वो पोजीशन बन रही होगी, फिर हमें कैश में खरीद के फ्यूचर्स में बेचो, आर्बिट्राज। बिल्कुल सर, इसीलिए बैन में जाने की तैयारी में। ये तो अब पूरा गेम इंटरेस्ट वाला हो गया। इंटरेस्ट के 2000 रुपये में है ना इसका? हाँ, 2000 रुपये। हाँ, तो बिल्कुल इसीलिए आज से शायद कैश फ्यूचर आर्बिट्राज ये एस्कॉर्ट्स में चल रहा है, इस वजह से बैन में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आइए बढ़ते आगे, और तो आरबीएल और डेल्टा बाहर आ जाएंगे सर। आखिरी मिनटों में थोड़ी पोजीशंस कम होनी है, अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वॉच करना होगा हमें थोड़ी देर के लिए। लेकिन एस्कॉर्ट्स ये भी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 94.8 की। और सर आपने बताया जैसे कि पोजीशंस बिल्टअप हो रही हैं, या आज एक ही दिन में नहीं आया, कल भी 91% के पास पोजीशंस बंद हुई थी, तो धीरे धीरे स्केल अप हो रही हैं, तो हो सकता है कि एस्कॉर्ट्स भी जो है बैन में आ जाए आपको। ठीक बात है, एस्कॉर्ट्स में बैन में आने की संभावनाएं बन सकती है। आइए बढ़ते आगे, और बैन से बेनिफिट, नहीं सॉरी, बैन से बेनिफिट तो आपने कर दिया। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। स्वागत है जय आपका। बताएं सुबह के कॉल्स, एक बार तो आपका 18,200 का एट द मनी कॉल ऑप्शन है, उसका अपडेट भी दें, और कुछ और नया क्या करना है वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग में जो कॉल दिया था उसका तो स्टॉप लॉस हो चुका है, बिकॉज एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था हमने, और मार्केट रेंज बाउंड रहा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, विद इन 100 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड किया। बट देन आप, मुझे ऐसा लग रहा है तेजी करके चलना चाहिए फिर से, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है अनिल जी। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग का जरूर दबाव है, बट 18,250 का कॉल खरीदे आप 151 पे, एंड ऑन द डाउन साइड आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 107 पर। फर्स्ट टारगेट ऊपर में जो बन रहा है वो है 196 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 222 का, सो 196 एंड 222, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 18,250 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 20 जैन की एक्सपायरी का। जी, बैंकिंग एंड आईटी के कारण थोड़ा बहुत हमें दबाव मार्केट में आते हुए देखने मिला, अदरवाइज तो मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है अभी भी मुझे। एज ऑफ नाउ भी कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रहा। अब जो मैंने कहा था कि बेस शिफ्ट हुआ है ऊपर में, अभी भी वही है 18,150, 18,200, एंड उसको अच्छा डिफेंड किया। अगर आप देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एग्जैक्टली वही लेवल से रिवर्स हुआ है, तो उसको ब्रेक नहीं किया, एंड दैट शोज के अभी भी स्ट्रेंथ है इनहेरेंट, एंड वो जब तक होल्ड किए हुए है 18,350, 18,400 ये लेवल्स की तरफ निफ्टी जा रहा है। क्या भागा है, माय गॉड, डे हाई पर आई है निफ्टी। पिछले 5 मिनट में देखिए जरा चार्ट दिखाइए दिन भर वाला, और बाप क्या भागा है निफ्टी, गजब मूव आया एकदम आखिरी मिनटों में। पिछले 5 मिनट में 18,200 से 18,265, आज का है 18,272 वहीं पर आता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर निफ्टी गजब का एक्शन आया है, क्या बात है, तगड़ी खरीदारी। और दीप, इसीलिए हम कह रहे थे बिल्कुल डरिए मत, 18,200 के आसपास खरीदना है। 18,265, 18,300 ऊपर के टारगेट है। अब 18,265 का टारगेट हासिल हुआ, 18,300 के आसपास पहुंचेगा, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो गजब का एक्शन आप देख सकते हैं इस वक्त, कमाल का। क्या भागा है मार्केट, बहुत ही जबरदस्त भागा है। 265 का टारगेट भी तुरंत ही आता हुआ दिखा है। इसलिए हम आज सुबह से बार बार कह रहे हैं कि भाई लेवल पे फोकस करें, कहीं भी कुछ भी ना करें, निशाना बनाकर एकदम इंतजार करके बिल्कुल मौका देखकर ताक कर एकदम ट्रेड करें। आपको सही लेवल पे आज देखो कितनी बार मौके दे दिए बाजार ने। और आप देखिए अगर 18,200 पर आपने लिया होता तो 5 मिनटों में 50-65 पॉइंट की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो गजब का एक्शन होता दिखा। जय, इसका क्या मतलब निकाले 5 मिनट में 60-70 पॉइंट ऊपर? नहीं जी, एक तो चीज मैं कहूंगा कि अगर इंट्राडे कोई भी शॉर्ट्स हो रहेंगे तो डेफिनेटली वो कवर हो रहे हैं, और मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है ही अनिल जी। थोड़ा बहुत हमें शॉर्ट्स जो होते हुए देखने मिला था मार्केट में बिकॉज ऑफ वीकनेस इन बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कहा। सो बट देन निफ्टी में उतनी वीकनेस हमें देखने मिली नहीं अनिल जी। इनफैक्ट सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। एंड ओवरऑल बाकी तो अगर देखें तो बाकी सेक्टर्स जो है अनिल जी वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि मेटल्स हो गया, सो आई मीन वहां पे अच्छी खासी हमें बढ़त देखने मिल रही है। सो दोज आर क्लियरली कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन द अपसाइड। एब्सोल्युटली। तो बढ़िया रिकवरी आई है पिछले कुछ मिनटों में बाजार में, और इस रिकवरी को लीड कौन कैसे कर रहा है? मेटल स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील में फ्रेश खरीदारी, एलएनटी ऑफ कोर्स जहां पर अभी कॉल भी आई थी, अच्छी मूव दिखा रहा है। रिलायंस में हल्की खरीदारी हुई है, इन्फोसिस भी थोड़े मोमेंटम में आया है। तो इन कुछ दिग्गजों के पार्टिसिपेशन की वजह से आपने देखा कि पिछले कुछ मिनटों में बाजार में अच्छा एक्शन बना। इनफैक्ट टाटा स्टील आज थोड़ा ऑफ रेडार हो गया वागले साहब, बट अच्छी मूव आई है। निफ्टी का टॉप गेनर रहा है टाटा स्टील, 6.5% की तेजी। अभी भी कोई ट्रेड दिखता है या फिर अब आ गई है मूव, इग्नोर करना चाहिए?
नहीं दीपांशु, एक क्लियर कट ब्रेकआउट पैटर्न हुआ है 1200 के लेवल पे, अभी भी ट्रेड दिखता है। हाँ, एक ही चीज है, अगर आप BTST करना चाहते हो कल आपको शायद एक 5-7-8 रुपए नीचे मिल सकता है, वो बाय करना चाहिए। मेरे को इमीडिएटली टारगेट 1260 का दिखता है और 1260 के ऊपर निकलेगा तो ये फिर 1300-1310 तक जा सकता है। ये अगले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते का व्यू है और आपका स्टॉप लॉस 1190 के नीचे का होना चाहिए। ओके, 1190 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। आज सुबह सिमी जी ने टाटा स्टील पर खरीदारी की राय दी थी, तब 1180 पर था। 1200-1220 के ट्रेडिंग टारगेट से 1250-1260 के पोजिशनल टारगेट से दोनों ट्रेडिंग टारगेट्स उनके हिट हो गए और अच्छी मूव आपको टाटा स्टील में आती हुई दिख रही है, तो नजर रखेंगे। आज थोड़ा रिवाइवल आया है कुछ भूले भटके फार्मा शेयर्स पर भी, और डिवीज लैब जो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें आज थोड़ी खरीदारी आपको बनती हुई दिखी है। श्रीकांत जी कैसे देखते हैं सर डिवीज लैब के चार्ट को? बिल्कुल, तो दीपांशु यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक बड़े सेल ऑफ के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना है, एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, और फार्मा में अगर तेजी बनती है तो हमने देखा कि इवेंचुअली डिवीज उसे लीड करता है। इस बार चूंकि काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें और वक्त लग सकता है, लेकिन इसने ऑलरेडी एक रिवर्सल फॉर्मेशन तो बिल्कुल बना लिया है। तो करंट लेवल से 4580, 4590 के करीब इसे बाय किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 4500 का, और हमें लगता है कि जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 4700, 4750 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो करंट लेवल्स पर डेफिनेटली लॉन्ग किया जाए। डिवीज लैब, सिप्ला, ये भी एक्शन में है। सन फार्मा, इस पर भी मूव आ रही है, तो फार्मा शेयर्स में आज एक अच्छी मूव आई है। पर आइए, आखिरी 10 मिनट है, बढ़िया रिकवरी निफ्टी की, क्या करके जाना है कल के लिए, जानते हैं अनिल जी के साथ आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, हल्की सुस्ती है ग्लोबल मार्केट्स में। 3 दिनों की तेजी के बाद डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सुस्त। यूरोप के बाजार मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। एशिया में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन जरूर रहा था सर। कच्चे तेल में ऊंचाई से हल्की मुनाफा वसूली है। सोना 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है। रुपया भी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट मजबूती दिखाई है पिछले कुछ सेशंस में। तो क्या करके जाएं सर? तेजी वजह यह है दीप की जो कुछ भी थोड़ी बहुत बिकवाली होनी थी, पोजीशन हल्की होनी थी, वो हो गई। एक्सपायरी वीकली जो होनी थी वो हो गई। तो आज हमारा सुबह जो कॉशियस व्यू था वो सही था। 100-125 पॉइंट आपको ऊपर से मिल गए और गैप से आपने खरीदा नहीं तो आप फंसे नहीं। और दूसरा ये कि आपको नीचे के लेवल पे एंट्री करने को मिल गया। तो और जो कुछ भी 4 दिनों से अच्छी तेजी हो रही थी, उसके बाद जो हल्के फुल्के जो ओवरबॉट थे बाजार वो आज खत्म हो गए। तो व्यू जो मोमेंटम है, और मैं सुबह बार बार ये कह भी रहा था कि ट्रेंड तेजी का ही है। एक हल्का फुल्का करेक्शन जो होना है या नीचे के लेवल पे एंट्री करने का मौका मिलना, उसको छोड़ना नहीं है। और अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर अब भी है आपकी पोजीशन, चूंकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, 4 दिनों से वहाँ तेजी हुई है, हो सकता है आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो। तो आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आप 18,250-60 पर आज खरीदते हैं निफ्टी और आपकी ताकत 18,100-125 पर और लेने की है 125-150 पॉइंट नीचे, तो लेकर जाइए, नहीं तो कल खरीदिए सुबह, पहली चीज़ ये। लेकिन अगर आप उतनी रिस्क रख सकते हैं तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बना भी सकते हैं और है उसको रख भी सकते हैं। और अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो 18,000 का पुट खरीद ले। तो अनएक्सपेक्टेड अगर कोई गिरावट आ जाए तो उसके लिए आपके पास 18,000 का पुट है शील्ड के तौर पर, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी। बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास बंद हो रहा है। पहला दिन करेक्शन का है, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। हालांकि कोई खराब क्लोजिंग नहीं दे रहा है, लेकिन आज दिन भर से बैंक निफ्टी ने एक भी साइजेबल पुल बैक नहीं दिया। आप एक चीज समझिए, स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि खाली पॉइंट से गिनी जाती है, स्ट्रेंथ इस बात से भी गिनी जाती है कि निफ्टी बार बार कूद कूद के ऊपर आ। दोनों चार्ट एक साथ बताइए, आपको समझेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, किसी भी लेवल से अच्छी रिकवरी नहीं आ रही है ना, हर बार लोअर लो बना रहा है, ऐसा वैसा होता दिख रहा है। तो पुराने वाले रिकवरी के टॉप, और जबकि बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल उल्टा है, हर बार हायर टॉप बना रहा है। सो दिन के चार्ट में आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी में खरीदारी है, बैंक निफ्टी में। अब ये एक ही दिन का फिनोमिना है, कल खरीद लेंगे। तो बैंक निफ्टी अभी नहीं खरीदना है तो निफ्टी खरीद के जाइए। और अगर बैंक निफ्टी खरीदना होगा तो कल देख लेंगे। कल अगर 38,025, 38,125-50 की रेंज में मिला, बहुत बढ़िया है। 38,350 पे मिला तब भी वहाँ ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी अभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खराबी नहीं है। बस एक ही रिस्क है जो हमेशा की तरह, नीचे खुलेगा तो और ऐड करना है, ये ध्यान में रखिए।
एब्सोल्युटली, तो नीचे खुलेगा और ऐड करना है उसके लिए जगह होनी चाहिए आपके पास, पर अदरवाइज तेजी की पोजीशन बना के रखें, स्पेशली निफ्टी पर तो भरपूर कॉन्फिडेंस है अनिल जी का। आइए आखिरी कुछ कॉल्स ले लेते हैं, क्लोजिंग से पहले चलते हैं जय के पास, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। जो कुछ समय पहले आप फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे थे, उसी में से मुझे बायोकॉन सही लग रहा है। 380 का कॉल खरीदना चाहिए यहाँ पे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है करीब 8 रुपए 10 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं 15 रुपए के और 21 रुपए के, 15 एंड 21, ये दो टारगेट्स के लिए दीपांशु इसको खरीद कर चलना है। स्टॉप लॉस आप लगाइए 4 रुपए पर, तो एक्जैक्टली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 4 पॉइंट का रिस्क है, बट टारगेट्स अगर आप देखें तो जबरदस्त निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट इज ऑलमोस्ट डबल 15 एंड सेकंड टारगेट इज 21, विच इज नियरली अराउंड 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बनेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बायोकॉन में ये सीरीज में दीपांशु जो हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आप अगर देखें तो 7% प्लस ओपन इंटरेस्ट में आज इजाफा देखने मिल रहा है। जो हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के अच्छे लेवल्स बायोकॉन में देखने मिल सकते हैं। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें तो उसमें बाउंस बैक आ चुका है, चाहे वो लुपिन हो, ग्लेनमार्क हो, सिप्ला हो। बायोकॉन कंसोलिडेट कर रहा था इतने समय से, बट अब उसमें एक टेक्निकली ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। डेरिवेटिव वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। सो अच्छे ऊपर के लेवल्स बायोकॉन में देखने मिल सकते हैं। रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू फार्मा स्टॉक्स में से ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल से। एब्सोल्युटली, तो बायोकॉन पसंद आ रहा है। अभी डिवीज की भी बात करी थी, बाकी फार्मा शेयर्स भी एक्शन में है। आइए एक कॉल ले लेते हैं श्रीकांत जी की तरफ से, BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो वेल्सपन इंडस्ट्रीज है यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप पूरे एंटायर बास्केट को अगर आप देखते हो तो टेक्सटाइल में काफी अच्छी एक तेजी बनी है। एक लगातार तेजी का दौर चल रहा है पिछले कई हफ्तों से, और काफी सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करते जा रहे हैं। हमने पिछले शायद 15 या 20 दिन पहले एक अच्छी रैली देखी थी वेल्सपन इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद एक वापस कंसोलिडेशन का दौर बना था। अभी आज के दिन में वापस उसने एक अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। और मुझे लगता है कि जितने भी टेक्सटाइल के स्टॉक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ABFRL की बात हुई थी, या उसके पहले शायद वर्धमान टेक्सटाइल की बात हुई थी पिछले हफ्ते, हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स पे ध्यान रखें। और इसमें से वेल्सपन इंडस्ट्रीज पे अगर आप फोकस करते हो तो करंट लेवल से लॉन्ग करें 154 के करीब, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 150 रुपए का, और टारगेट्स रखे कम से कम 170 रुपए से लेकर 172 के, जो इसके इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स है। ओके, तो वेल्सपन इंडिया पर करें फोकस। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। श्रीकांत जी ने स्पॉट करा है आपके लिए 2.5% की मूव, 170 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है वेल्सपन इंडिया। आई फार्मा में एक चार्ट पर राय लेनी थी सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, सन फार्मा आई थिंक 2 दिन पहले आपके रेडार पर भी था, अच्छी मूव आई है और आज भी गेन्स दिखा रहा है। BTST व्यू बनता है? पे था, बाय का व्यू था। स्टॉक के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। रिसेंट के हाई तो ब्रेक कर चुका है, 860 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया कि इस बार ये 900 रुपए का लेवल जल्दी ब्रेक कर सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, ऊपर में 900 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे, और 900 प्लस भी स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिलेगा। होल्ड करें पोजीशंस। एब्सोल्युटली, तो होल्ड करके चलें पोजीशंस। ये है आपके लिए वेल्सपन इंडिया, अच्छी मूव इस पर आ रही है। अच्छी मूव है ग्राफाइट इंडिया पर भी, किरण जी की पिक थी आज सुबह, और उसके बाद दोबारा भी यहाँ पर आपके लिए कॉल आती हुई दिखी थी। एक्शन में है ये काउंटर, मूव करते हुए दिख रहा है, तो आज फोकस में रहा है। मूव एम्फेसिस में अच्छी आई है, ये भी एक और काउंटर है जो आपके रिडार पर होना चाहिए। और अभी अभी कमेंट्स में भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, तो नजर रख के जाइए। वरॉक इंजीनियरिंग, एक बार जरा इसके चार्ट को पुल अप कर लीजिए। कुछ समय पहले ही हमने आपको 2022 के सुपरस्टार की इसकी बात करी थी। 1000 तक के अनिल जी की पोजिशनल टारगेट हैं, जबरदस्त तेजी आ सकती है, बट ऑलरेडी रिकमेंडेड लेवल से काफी ऊपर है वरॉक इंजीनियरिंग। जैन साहब, जरा इस पर राय डालें। पिछले हफ्ते 10 दिन में करीब 100 रुपए से ज्यादा की मूव इस पर आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए वेरॉक और एंड्योरेंस, इनके बारे में तो बहुत चर्चा किए हुए हैं, और इनफैक्ट अब तो ये चलना ही था, क्योंकि जब हमारी टीम ने अभी रेकमेंड किया है बजट के पिक के हिसाब से, तो मुझे लगता है वेरॉक बजट के पिक या 2022 के सुपरस्टार में किया है, और गजब का मूव दिया वहां से। और मेरे हिसाब से देखिए ये बहुत बड़ा करेक्शन, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनफैक्ट ऑटो इंडस्ट्री कंपनीज है इंडिया की, और दोनों देखिए कहीं ना कहीं एंड्योरेंस और वेरॉक
काफी लाइमलाइट में रहते हैं और कुछ बजाज ऑटो से इनका जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से भी ये लोग काफी सुर्खियों में रहते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पिक दिया गया था जो भी ये दिया गया, और अब जिन लेवल्स पे है यहां से मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। बिल्कुल इसको कंटिन्यू करें, होल्ड करना। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक देखिए पहले बहुत बड़े लेवल्स दिखाया हुआ था और वहां से अभी भी मुझे लगता है 500 के लेवल्स आराम से दिखा देंगे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए वरॉक, जहां पर अनिल जी ने कहा है कि इस साल 1000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स दीप इस साल टाइम लगेगा, ₹100 की बढ़िया मूव आपको। ना दीप थोड़ा टाइम लगेगा इस साल, नहीं ऐसे इतना जल्दी मत करो, मतलब थोड़ा टाइम। अनिल जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, छोटी क्वांटिटी बड़ा टारगेट। हाँ सही जवाब, बड़ा टारगेट। क्वांटिटी कम लोगे तो बड़े टारगेट के लिए रह पाओगे। बिल्कुल लगेगा, टाइम बोलना मुश्किल है, मतलब दिशा आप तय कर सकते हैं, गति तय नहीं कर सकते कि कितनी स्पीड से भागे, लेकिन हाँ इसके पोटेंशियल है जिस तरह से टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन कुछ जरूरत से ज़्यादा स्पीड से भागे जा रहा है, थोड़ा जल्दी भाग रहा है। ठीक है, अब ये है, ये तो हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कहाँ। अच्छा बाय द वे, आज जो इतनी सारी बढ़िया बढ़िया पिक्स आ रही हैं हिमांशु जी की तरफ से, पता चला इसकी वजह क्या है? बंसल जी ने रिसर्च की इस पर। हिमांशु जी आपको पता है किस वजह से आ रही है? नहीं बर्थडे नहीं है, ये है हिमांशु जी का स्वेटर। अच्छा वो अंदर तो स्वेटर पहनी है। हाँ, तो बंसल जी कह रहे हैं कि हिमांशु जी ने मिस्टर इंडिया वाला स्वेटर पहना है। मुझे नहीं पता, मिस्टर इंडिया देखे मुझे जमाना हो गया तो वो वाला स्वेटर पहना। बंसल जी सही में सच्ची बोल रहे हैं? हाँ अनिल जी, थोड़े बटन बढ़े हैं हिमांशु जी के। अब अनिल जी वो पुराना जमाना था, बटन चेंज हुए हैं, बाकी स्वेटर सेम टू सेम अनिल जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हिमांशु जी इतने पुराने जमाने के? मिस्टर इंडिया तो 1980 में आई थी। नहीं अनिल जी, स्वेटर पहना अनिल जी, वो तो स्वेटर मतलब कि एक जिसके पास हो अनिल जी उसका काम है अनिल जी, इसमें हिमांशु जी का कोई योगदान नहीं है, स्वेटर का योगदान है अनिल जी मिस्टर इंडिया वाले। चलिए बढ़िया है। तो आइए, आज बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं बाजार, और इस वीकली सीरीज के 5 के 5 दिन हम हरे निशान में बंद हुए। पिछले शुक्रवार से लेकर इस हफ्ते के 4 दिन गजब का एक्शन हुआ है। बैंक निफ्टी ने जरूर ट्रेंड तोड़ा है 4 दिनों की तेजी का। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन निफ्टी जो मजबूती के साथ बंद हो रहा है, गजब, मतलब ये बहुत ही क्लियर कट कल के लिए भी एक्शन पूरा दिख रहा है दीप। तो गजब की तेजी के साथ बंद हो रहे हैं बाजार आज फिर से। एब्सोल्युटली सर, जबरदस्त तेजी के साथ बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं, और जो आखिरी कुछ मिनटों का रिवाइवल है वो दमदार रहा है। आइए देख लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स थे सबसे आगे। मेटल्स में जबशिप, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों की 6% ऊपर टाटा स्टील आपको आज होते हुए दिखा है। हिंडाल्को में भी करीब 1.5% का उछाल था। एलएनटी की तरफ से अच्छा सहारा बाजार को। सन फार्मा, सिप्ला, डिवीज लैब, यहां पर भी अच्छी खरीदारी आपने होती हुई देखी। नतीजों के बाद टीसीएस, इन्फोसिस हल्की खरीदारी 1% की यहां पर आपको आती हुई दिखी। बीपीसीएल भी एक्शन में रहा, यूपीएल में भी एक बार फिर से पॉजिटिविटी थी, और कोल इंडिया ने भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। विप्रो नतीजों ने किया निराश, 6% नीचे। एशियन पेंट्स कमजोरी दिखाता हुआ। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पर वीकनेस। एक्सिस बैंक से भी सहारा नहीं था। तो बैंक्स ने बेसिकली निराश किया है, बट अदरवाइज बाजार के बाकी एरियाज में आपको अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी थी। पॉली कैब, हिमांशु जी की रिकमेंडेशन 2700 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार, 8.5% का दमदार उछाल आज आते हुए दिखा। जेएसपीएल, रेन इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, बलरामपुर चीनी और बंधन बैंक एकमात्र ऐसा बैंक जिसने दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड दिखाया, 4% ऊपर। एनएमडीसी में भी आपने खरीदारी देखी। टाटा पावर मोमेंटम में आया। यूनाइटेड स्पिरिट्स, माइंडट्री, ग्रैन्यूल्स, आईईएक्स, एमसीएक्स, ये दोनों काउंटर्स पॉजिटिविटी दिखाते हुए, और टाटा केमिकल्स में भी आपने थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देखा। पर दूसरी तरफ ओबरॉय रियल्टी आज मुनाफा वसूली का शिकार। मदरसन सुमी, यहां पर वायदा कारोबार में कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं। कल डीमर्जर की एक्स डेट से एडजस्टमेंट यहां पर होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी होंगे। हैवेल्स इंडिया, साथ ही जीएसपीएल, रैमको, पीआई इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मारुति, डीएलएफ, जीएमआर इंफ्रा और चोला इन्वेस्टमेंट, यहां पर थोड़ी कमजोरी देखी। पेटीएम आज फिर से फ्रेश लो पर था, 5% का ब्रेकडाउन आपने इस काउंटर में आते हुए देखा। नजर रखेगा इस चार्ट पर भी। कैमलिन फाइन साइंसेज पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्मर था, आज 4% नीचे था, पर उसके सामने टाटा एलेक्सी बढ़िया खरीदारी, 4% ऊपर। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखा, स्टॉक में अच्छी खरीदारी। वरॉक इंजीनियरिंग, बढ़िया एक्शन। प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहां पर खरीदारी थी। साथ ही हमने बनते हुए देखे मूवमेंट ग्राफाइट इंडिया जैसे काउंटर में। कोरोमंडल इंटरनेशनल, वी गार्ड, यहां पर भी तेजी बनती हुई दिखी, और इप्का लैब्स, यहां पर भी पॉजिटिविटी का ही माहौल था। तो ओवरऑल अनिल जी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा बाजार के लिए, और फाइनल क्लोजिंग भी देखें 18,250 के ऊपर आने की संभावना, पर निफ्टी बैंक करीब थोड़ा सुस्त 250 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हो रहा है सर।
ओके, और हमारे एक दर्शक है, उन्होंने ये बताया है भाई कि सर ये मतलब खाली आप ये 5 दिन का मत देखो, पिछले 10 दिनों से पीयूष जी हैं वो बता रहे हैं पिछले 10 दिनों से ग्रीन कैंडल बनाई है निफ्टी ने और आज पहली बार रेड कैंडल बनी है, ये पीयूष जी का मानना है। वाह भाई क्या बात है। तो बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में पहली बार 10 दिनों के बाद एक लाल कलर की मोमबत्ती बनी है। अच्छा, कलर से याद आया, ओके जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरह बुलाइए जरा। कल तो फ्राइडे है, मकर संक्रांति का भी दिन है, किस कलर के कपड़े पहनेंगे आप? जरा कोई किसी को कोई आइडिया है? अभी तक डिसाइड नहीं किया? किसी ने अगर डिसाइड किया तो मुझे बताइए। किसी ने डिसाइड नहीं किया? आप लोगों मुझसे इतना डर लगता है, कोई जवाब नहीं देता है। हाँ हाँ जैन साहब बताइए। नहीं, इंडियन कलर ही पहन ले अनिल जी, मेरे हिसाब से जो गेरुआ रंग है, भारत के पूरे कोने कोने में फेस्टिवल है कल। अच्छा ऑरेंज, अच्छा जय ऑरेंज बोल रहे हैं। ऑरेंज वही, हाँ ऑरेंज, अच्छा ठीक है, ऑरेंज का सीजन भी चल रहा है। अच्छा बंसल जी बताइए। अनिल जी बिल्कुल यही अनिल जी जो जैन साहब ने बोला, आई एम विद जैन साहब अनिल जी। तो जैन साहब आ गया। अच्छा तो मैं आपको बता दूं, कल आप सब पहनेंगे काले कलर के कपड़े, ब्लैक। ब्लैक, संक्रांति कलर इज ब्लैक। हाँ, और ये ब्लैक सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पहना जाता है संक्रांति के दिन, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तो पूरा राष्ट्र ही है, महाराष्ट्र। तो कल कोशिश करें, वैसे मतलब ये तो बड़ा आसान सा कलर है, कोई अगर फ्लोरोसेंट कलर बता दूं तो मिले ना मिले, ब्लैक कलर के कपड़े। अब जेंट्स आपको क्या करना है, खाली कोट ही तो उतारना है, ब्लैक तो अंदर पहन ही रखा है, सिंपल इसी ड्रेस में कल आप आ सकते हैं जेंट्स साहब, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। तो अच्छा ये सेम हाल इनका मिस्टर इंडिया वाले क्या नाम है हिमांशु जी के भी अंदर देखो ब्लैक ही दिख रहा है। तो खाली आपको बहुत आसान काम कर दिया मैंने, कल हम ब्लैक कलर रखेंगे। महाराष्ट्र में काले कलर के कपड़े पहने जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो कल इसके साथ धूमधाम से हम त्यौहार मनाएंगे बिल्कुल। तो आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर कर लेते हैं फोकस। गुरुवार है आपके लिए एकदम खास, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की इंटरेस्टिंग ग्लोबल कहानियां आपको मिलती है एक ही चैनल पर, एक ही स्क्रीन पर, और वो होती है बात दुनिया की इस खास शो में। बिजनेस चैनल में सिर्फ जी बिजनेस अपने दर्शकों को देता है दुनिया भर की दिलचस्प खबरें एक साथ एक जगह पर। तो देखिएगा हमारा विशेष शो 4:30 बजे आज 4:26। विशेष क्यों है इसकी एक झलक देख लीजिए। चीन की चालबाजी से फंसे नेपाल और श्रीलंका, कहां नरक के दरवाजे को बंद करने की है तैयारी। अफगानिस्तान में औरतों पर तालिबान का अजीबोगरीब फरमान। नॉर्थ कोरिया के नए हथियार से दुनिया में बढ़ी टेंशन, और दुबई में बनेगा ऐसा शहर जहां रोबोट देंगे सर्विस, हवा में उड़ेंगी टैक्सियां। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। लास्ट वाली स्टोरी तो बड़ी गजब की है। दुबई में बनेगा ऐसा शहर जहां रोबोट देंगे सर्विसेज और हवा में उड़ेंगी टैक्सीज। ऐसे तो मुंबई में बनाना चाहिए सबसे ज़्यादा। हालांकि आजकल तो दिन बड़ा आराम है, वैसे देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत ही कम है रोड पर। शायद कोविड की वजह से काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफ़ी ऑफिसेज कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक का तो आराम है, ये बात सही है। जो ऑफिस आ रहे जा रहे हैं उन्हें ये इस बात की थोड़ी सी राहत है, रिलीफ है। लेकिन देखिएगा 4:30 बजे ये विशेष शो। इसके अलावा हमारी मुहिम मार्केट माफिया की गूंज अब तक सुनाई दे रही है, और सेबी ने कल देर शाम फिर से टेलीग्राम पर शेयर टिप्स देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी शेयर टिप्स का गोरख धंधा इस हद तक फैल चुका है कि सेबी को इसके लिए भी सफाई करने के लिए लंबी मुहिम चलानी होगी।
हम हमेशा इस मुहिम में उनका साथ देंगे। सेबी ने न सिर्फ केवल फर्जी स्टॉक एनालिस्ट पर शिकंजा कसा है, बल्कि ऐसे एनालिस्ट की भी धरपकड़ की है जो ना तो सेबी में रजिस्टर्ड है और ना ही उन्हें इस तरह का काम करने की मंजूरी है। जो आज शाम 5 बजे हम आपकी खबर आपका फायदा में इसी फर्जीवाड़े पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि किस तरह से ऐसे फ्रॉड एडवाइजर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने जाल में फंसाते हैं, किस तरह से आप इस फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे JN गुप्ता साहब, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी के। हमारे साथ होंगे बाजार के जाने माने दिग्गज अनुभवी विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब, और अनिल चौधरी साहब जुड़ेंगे जो आपको लीगल एंगल बताएंगे फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के। इन सब से करेंगे हम शाम बात। फर्जी टिप्स का खेल, सेबी की नकेल, ये है हमारी विशेष पेशकश आज शाम की। अब आप घर बैठे बैठे कोविड टेस्ट करा सकते हैं। लगभग हर मेडिकल में अब सेल्फ कोविड टेस्ट किट मिल रही है मेडिकल स्टोर्स में, लेकिन सेल्फ कोविड टेस्ट किट का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। कई लोग खुद टेस्ट करने के बाद सरकारों के साथ डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। हो गया तो बताते ही नहीं, मतलब किसको पता है, मैंने खुद नहीं किया वैसा। तो सेल्फ कोविड टेस्ट किट को लेकर एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं। आज इंडिया 360 डिग्री में हमारी कवर स्टोरी यही होगी। करेंगे हम सेल्फ टेस्ट का रियलिटी टेस्ट, बताएंगे कोरोना डिटेक्ट करने में कितनी है कारगर ये आपकी सेल्फ टेस्ट किट, आपको इस्तेमाल करते वक्त किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और रिजल्ट्स क्यों आपको सरकार के साथ शेयर करना चाहिए। रात 8 बजे की कवर स्टोरी सेल्फ टेस्ट का रियलिटी टेस्ट, ये है हमारी खास खबर। इसके अलावा बाकी तो सारी होगी, चर्चा ढेर सारी होगी। अब देखिए विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जब तक चुनाव होंगे थोड़ी पॉलिटिकल खबरें देखनी भी चाहिए। बाकी देखो ना, देखो इलेक्शन के वक्त देख लीजिए, और आजकल तो देश भर में दल बदल का प्रोग्राम बहुत जोरों पर चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वो भी टच करेंगे, बताएंगे जो हो रहा है। खबरें तो आपके पास होंगी, चीखना चिल्लाना नहीं होगा, लेकिन खबरें सारी होगी, चिंता न करें। तो इंडिया 360 डिग्री आपकी फेवरेट प्राइम टाइम बुलेटिन देखिएगा जरूर। फाइनल क्लोजिंग आपके लिए बहुत ही शानदार, निफ्टी पर आती हुई 18,257, 45 अंकों की तेजी के साथ बहुत बेहतरीन। बैंक निफ्टी एकदम वहीं जाकर बंद हुआ जहां पर आपको कंफ्यूज रखेगा, 38,500 के नजदीक 38,470 पर 257 अंक नीचे। सेंसेक्स 85 अंकों की मजबूती के साथ फाइनली हरे निशान में बंद। विदा लेने का वक्त है, और विदा किस किस से लेनी है? कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जैन साहब, सुमित जी, हिमांशु जी और सचिन जी, आप सबसे विदा लेने का वक्त है। और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू। श्रीकांत चौहान साहब, आपका तो दे ही चुके हम, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आप सबसे होगी कल सुबह फिर मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।